आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमारी पेंडिंग थी बैलेंसिंग को लेके। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या है, नाम से कुछ नहीं पता चल रहा, इसके स्टेप्स थोड़े अलग हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, वही जो करते आ रहे थे, पहले तो इक्वेशन लिख ली जो मेरे को कही है, स्पेक्टेटर आयंस उड़ा दिए, और उस इक्वेशन में हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिपोर्ट कर दिया। ये तो हम पहला स्टेप तो सेम ही है दोनों में। फिर वहीं से फर्क हो गया, अब आप इस इक्वेशन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर दो, रिडक्शन हाफ अलग कर दो। और आप लोगों को पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान सकते हैं अब आप लोग। तो जैसे ही मैंने इसमें देखा रिडक्शन किसका हो रहा था, आयरन का, वो मैंने किधर लिख दिया, अलग हाफ बना के, और उसके ऊपर रिडक्शन हाफ मैं अगली स्लाइड पे लिखूंगी, अभी तो सिर्फ आपको डिवाइड करना सिखा रही हूं। दूसरा डिवीजन मैंने क्या किया, क्रोमियम जिसका +6 से +3 बन रहा था उनको अलग कर दिया। अब जो मैं 4-5 सेट ऑफ रूल्स दूंगी वो दोनों हाफ पे एक साथ लगाने, इसीलिए मुझे ये मेथड कन्वीनियंट लगता है कि दोनों हाफ एक साथ बैलेंस हो रहे हैं। बच्चों के ऊपर यूजुअली देखा है कि डिपेंडेंसी होती है, जो पहले कर लिया वो अच्छा है, बस जो पहले आ गया अब ये आ गया। वी ह्यूमंस यूजुअली रेजिस्ट चेंज। अब तीसरे स्टेप में क्या क्या बात बोली गई है, दोनों हाफ्स को अलग अलग लिख लीजिए। तो मेरे साथ आप लोग लिख रहे हो इसके स्टेप्स एज वेल एज इसका जो एग्जाम्पल हमने कंटिन्यू किया है, ताकि एक ही बार में आपको इसके स्टेप्स क्लियर हो जाएं। अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो बैलेंसिंग चीज क्या होती है। जब हमने पहली मेथड की थी तो यू पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ कि होता क्या है बैलेंसिंग, तो अब आपको आसान लगेगी। सबसे पहले दोनों हाफ में, अब हर स्टेप दोनों हाफ में एक साथ किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, बैलेंस द एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑब्वियसली वहां भी यही करते थे, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सबसे पहले पकड़ के उसको बैलेंस कर दो, और उसके बाद बाकी सारे एटम्स बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहां फर्क आ गया, पिछली मेथड में क्या होता था, पहले आप उस एटम को बैलेंस करते थे जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो और जिसका रिडक्शन, फिर क्या करते थे, बैलेंस ऑल अदर, फिर क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन टोटल मैनेज करते थे, उसके लिए किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे, सबसे आखिरी में आता था एच और ओ बैलेंस करना। यहां शुरुआत के ही स्टेप में कह दिया पहले एच और ओ बैलेंस करो, ये फर्क है दोनों मेथड में, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहले मैंने देखा ये जो ऊपर तीसरा स्टेप लिखा है, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं आपको दिखाऊं तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप है आपके पास जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसे बैलेंस करो। तो देखिए यहां पर 2 क्रोमियम थे तो मैंने यहां 2 लिख दिया अलग कलर से, राइट। 2 क्रोमियम थे तो यहां मैंने 2 लिख दिया। यहां एक आयरन था, एक ही आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड, आई डोंट नीड, जल्दी जल्दी आओ बच्चा, मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब भाई आप दोनों लोग थोड़ा लेट पहुंचे, मैं इतने दिनों से थोड़ा सा खुद ही ढिलाई पे थी, किसी तरह से क्लास का टाइम 2 घंटे आपको बिठा रही थी, लेकिन क्योंकि आप लोग स्कूल एग्जाम्स में थे थोड़ा स्लो चल रही थी। अब एवरीवन 3-4 ही बच्चे हैं जिनके स्कूल एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, पुल अप योर सॉक्स। 2:30 मीन्स 2:30, दुनिया इधर की उधर हो, तुम लोगों को कुछ ही करना पड़े उसके लिए उड़ के आना पड़े, 2:30 का मतलब 2:30 हो। सो चौथा स्टेप, अभी तक पहले 3 स्टेप्स में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो डिफरेंट हो पिछली मेथड से, रेदर तीसरे स्टेप में आके मेरा डिफरेंस शुरू हुआ। अब मैं चौथा स्टेप क्या लिख रही हूं देखिएगा, फिर से बता दूं, in each half first balance the atom undergoing oxidation and reduction, then balance all other atoms except H and O। मैं गलत पढ़ गई बच्चों, मैंने कह दिया H और O इसमें बैलेंस करो, माई मिस्टेक। आप इसमें H और O के अलावा बाकी सारे बैलेंस कर दीजिए। तो अब तक तो डिट्टो सेम चल रहा है, कोई फर्क नहीं आया। अब देखिए फर्क, और इस मेथड में आके आपकी गलती होगी तो 4th स्टेप से ही होगी, इससे पहले तो रिपीट है, तो वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने गलत पढ़ लिया था। 4th स्टेप क्या है, दोनों साइड में आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कीजिए टू मेकअप फॉर द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस स्टेप कि जहां लिखा है ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू ईदर साइड टू मेकअप टू ऑक्सीडेशन नंबर, क्या मतलब है इसका, दोनों साइड में अब आप देखिए, जैसे कि क्रोमियम, मैं रिडक्शन हाफ में सबसे पहले देखती हूँ, क्रोमियम
किससे किस में जा रहा है बच्चों? +6 से +3 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल रहा होगा? 3। लेकिन कितने क्रोमियम है? 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल रहा? 6। आपको एक किसी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे। अब तक मैं वो एरो करके लिखती थी, तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर ताकि आपको पता रहे इस स्टेप में मैं क्या कर रही हूं। 2 क्रोमियम ने, दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तब जाके दोनों क्रोमियम +3 में आए होंगे। दिस इज द की स्टेप, अंडरस्टैंड इट। क्रोमियम +6 से +3 कब जाएगा? जब वो 3 नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा। +6 -3 विल गिव +3। यही हुआ ना? इस क्रोमियम पे क्या चार्ज था? +6 के अंदर इसको +3 में जाना है। +6 से किस में जाना है? इसको +3। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 नेगेटिव लेना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। और 2 क्रोमियम थे ऐसे। जब 2 क्रोमियम थे तो 3 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए। यहीं से मेरा एक चेक और आ गया। और वो चेक क्या आया भाई? जो रिडक्शन हाफ लिखा था उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज रिडक्शन? ये रिडक्शन हाफ चल रहा था मेरा। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? यस। तो ये हेडिंग हमेशा याद रखिए। कई बार क्या होता है, ऊपर क्या लिखा है भूल जाते हैं और उसमें रिवर्स हो जाता है। इट्स वेरी मच पॉसिबल, जब इतने स्टेप्स होते हैं कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होना बड़ा आसान है, बड़ा पॉसिबल है। जरा सा आपका फोकस इधर उधर हुआ, जरा सा मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मेरे से गलती हो जाती है, तो ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। सो अगर आप रिडक्शन हाफ की बात कर रहे हैं तो चेक उसमें इसी साइड इलेक्ट्रॉन आया होगा। कि कहीं आपसे इधर कोई गलती हो रही होगी तो ये मौका है उसको चेक करने का। तो चलिए, अभी तो हमसे गलती हो नहीं रही है। तो अब दूसरी साइड कितने इलेक्ट्रॉन? Fe2+ से Fe3+ जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? 1 इलेक्ट्रॉन्स लॉस। तो आरव शायद अब थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए, इसके शुरू के स्टेप्स हो गए, बट पहले 3 स्टेप सेम है पिछली मेथड के। जो लोग भी लेट आए, पहले 3 स्टेप पिछली मेथड के डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है। चौथे स्टेप से फर्क आना शुरू है। चौथे स्टेप में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते थे, हम वो ऊपर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेन देन देख के मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल इंटीजर करके चल लेते थे। अब इसके बाद कोई परवाह नहीं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुए नहीं हुए, छोड़ दी बात, बस लिख दिया किस साइड कितने इलेक्ट्रॉन है। अब कहा गया बैलेंस चार्ज, टोटल अलग जा रहे हैं, अब हम बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं। बैलेंस करिए दोनों साइड के चार्जेस को बाय एडिंग H+, अगर एसिडिक मीडियम दिया है, बेसिक मीडियम दिया है तो बाय एडिंग OH- टू ईदर साइड। अब बिल्कुल फर्क हो गई मेथड्स दोनों। तो अब मैं अगर देखूं बच्चों, दिस इज अगेन 4th एंड 5th स्टेप्स आर की स्टेप्स। पहले समझ लेना फिर लिखना, हर एक का लिखने का तरीका अलग होगा मेरे कंपैरिजन में। अब सोचिए, ऊपर से जो मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लेके आई थी बच्चों, वो ये थी। मतलब मेरे को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक ही बात से याद रहता है, बच्चे इस स्टेप पे बहुत बार लाते हैं मेरे को। जितनी बैलेंसिंग करो मेरे को बार बार वो इसी स्टेप पे लाते हैं। आपकी कॉपी में मैं भी गलती पहले इसी स्टेप में चेक करूंगी। आपका डाउट आएगा तो हम सबसे पहले कहेंगे पहले 5th स्टेप दिखाओ, वही गलती हुई होगी पक्का। इसमें अब मैं दोनों साइड का चार्ज बैलेंस करती हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव था, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है? 2 नेगेटिव। साथ में मैंने यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? 6। तो -8 हो गया इस साइड। तो इस साइड टोटल चार्ज कितना है? -8। इस साइड कितना है? +6। +3 और 2 बार, +3 के आगे 2 तो चार्ज है +6। अब शुरू में ही दे दिया जी एसिडिक मीडियम है, आपको दोनों साइड चार्ज को बैलेंस करना है। दोनों साइड चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, प्रोटॉन ऐड कर दो। अब आप सोच के देखिए, एक साइड +6 और एक साइड -8, मैं इलेक्ट्रॉन तो ऐड नहीं कर सकती, मैं तो प्रोटॉन ही ऐड कर सकती हूँ। पहले तो मेरे को यह सोचना पड़ेगा, आरएचएस में +6 है, एलएचएस में भी +6 लाना पड़ेगा। मैं एक ही काम कर सकती हूँ, कितने भी प्रोटॉन ऐड करवा लो। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया होगा, 8 प्रोटॉन ऐड किए होंगे, 8 पॉजिटिव इस 8 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करें, पहले तो मैंने ये काम किया। उसके बाद उस साइड कितने पॉजिटिव चार्ज थे? +6। उसके लिए मैं 6 प्रोटॉन और लेके आई। तो 2 बार मेरे को प्रोटॉन लगाने पड़े, मतलब मुझे क्या करना पड़ा? 14 प्रोटॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करने पड़े, ताकि इक्वेशन की दोनों साइड में नेट चार्ज बराबर हो। डू इट जी। कैसे बनाऊं प्रोडक्ट साइड को?
मैं सोचो, मैं यहाँ पे प्रोटोन ऐड करती जाऊं, तुम ये कह रहे हो, उसका क्या करूंगी? बैलेंस किधर से होगा वो? इधर तो चार्ज -8 है ना, इसको +8 बना के मेरे को क्या मिलने वाला है? यहाँ तो पहले ही +6 है, तो +8 और -8 आर नॉट बैलेंसिंग। एक साइड +8, ये भी एक अच्छा डाउट है। दोनों साइड मेरे को चार्ज इक्वल नहीं करना इस तरह से कि एक साइड प्लस, ऑपोजिट एंड इक्वल नहीं, सेम एंड इक्वल। ये अच्छा डाउट है कि एक साइड +8 है, एक साइड -8, हो तो गया बैलेंस? नहीं नहीं, बैलेंस का मतलब है दोनों साइड सेम चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम। तो ये कंफ्यूजन अच्छा था, आई लाइक इट, ये कंफ्यूजन आ सकता है। ऐसा ही आयरन में देखिए, है जरूरत प्रोटॉन डालने की? है ही नहीं। और एक ट्रिक बताती हूँ, यूजुअली कई जगह लगेगी, जहां पर ओ होगा ना, वहीं प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी। जिस इक्वेशन में ओ होगा ही नहीं ना, वहां इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली एच और ओ एच ऐड करने की। आप देखोगे ये सारा मामला ओ और एच के सिर पे जाने वाला है थोड़ी देर बाद। सो दोनों इक्वेशन में चेक चार्ज बैलेंस हुआ कि नहीं। आयरन पे 2+, और इधर 2+ और 1- भी क्या आया? 2+, बैलेंस्ड है जी, चार्ज सेम मैग्नीट्यूड, सब कुछ सेम। यहां तक क्लियर सबको? चलिए, इसके बाद वही जो पहले करते थे, बैलेंस ऑक्सीजन एटम एज डन अर्लियर, बैलेंस एच एटम एज डन अर्लियर, अलग अलग पार्ट में। पहले पूरी इक्वेशन में कर रहे थे, अब अलग अलग पार्ट में। तो अब सोचिए, 14 प्रोटॉन तो मैं वहां से उठा लाई, ऊपर जो मैंने 14 प्रोटॉन लिखे वो एज इट इज मेरे पास मैंने नीचे नोट डाउन कर लिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी लिखी है ना बच्चों, वो ऑलरेडी कहां से आई है आपने देख लिया। अब मेरे को 6 स्टेप जस्टिफाई करना है बैलेंस। पहले क्या बैलेंस करते हैं बच्चों हम? ऑक्सीजन। इधर गिनिए कितने ऑक्सीजन है? 7। तो जितने ऑक्सीजन इधर हैं, इधर तो खैर एक भी नहीं है, तो यहां पर मैं क्या कर दूं? यहां पर मैंने एम रब किया, 7H2O कर दूं। इधर तो ये स्टेप की जरूरत ही नहीं थी, ना एच है ना ओ है। क्या एच बैलेंस्ड है? चेक। यूजुअली अपने आप बैलेंस हो जाते हैं एच। हो गई बैलेंसिंग इस हाफ की। इस हाफ में तो सबसे बढ़िया है, ना चार्ज मेरे को बैलेंस करना पड़ा, ना ओ ना एच। अक्सर एक हाफ आपको ऐसा मिलेगा। अब काम आता है दोनों साइड को वापस मिला दो जी। आपने दो अलग अलग हाफ ऐड करने हैं अब, क्योंकि पहले तोड़े थे, अब ऐड करके रिपोर्ट करने हैं। लेकिन दोनों को मिलाने से पहले मुझे क्या करना होगा? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है एक चीज 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही हो, दूसरी चीज 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही हो। इक्वलाइज और बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सुटेबल इंटीजर मल्टीप्लीकेशन। तो यही दिख रहा है, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, तो ये वाला स्टेप मैंने आगे कर दिया। आप लिख भी लें ताकि बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल इंटीजर। मेरे को पूरा सेंटेंस लिखना जरूरी है, आपकी कॉपी में आप मालिक हो, आप कुछ ही लिखो, आपको समझ आना चाहिए कि अब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बैलेंस करने के लिए किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आयरन वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करके नीचे लिखो, आ गई बैलेंसिंग। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी सेम कराया था मैंने, स्टेप्स अलग थे, बैलेंसिंग का आउटपुट यही था। करिए इसको नोट, फिर एक और करते हैं जिससे आपको पता लगे ये हुआ क्या। अभी तो रिवीजन रेदर रूल्स आए, अब रूल्स रिवाइज होंगे। एक सेकंड, और कितना नीचे सहज बोलो, हो गया? हाँ कुछ कह रहे थे? हाँ एक और तो, एक और दे रही हूँ, अभी तो सिर्फ रूल्स लिखवाने के लिए दी है। एक और आप करोगे ना खुद अब? आई विल बी वेटिंग। आप लोग लगाएंगे एक एक रूल, क्योंकि अब आपके लिए बैलेंसिंग इज नॉट न्यू थिंग। पहली बैलेंसिंग में जितना टाइम लगा दूसरी में नहीं लगता उतना, क्योंकि यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आगे क्या होना है। परसों 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ममता मैम सेल वाला टॉपिक रिवाइज कराएंगी कुछ बच्चों को जिनका मिस हुआ है। anyone wants to join can join that session, preferably offline। क्यों? क्योंकि सेल वाला पार्ट 12th क्लास में रिपीट है। तो आप लोगों में से किसी ने लेक्चर लगाया, ऑनलाइन में उतनी क्लैरिटी नहीं आई, कनेक्टिविटी इशू आया, कुछ भी इशू आया, परसों 12 बजे से 1:30 बजे तक मैम सेल का सब कुछ दोबारा कराएंगी। आधा घंटा ब्रेक लेके उसके बाद आप इमीडिएटली टेस्ट दे सकते हैं। इफ एनीवन वांट टू रिवाइज और रीडू द टॉपिक। क्लियर एवरीवन? 3-4 बच्चों का तो मुझे पता है आएंगे, बाकी किसी को आना हो आ सकते हैं।
टेस्ट दोनों बकायदा क्लास टाइमिंग्स पे, जितनी जल्दी टेस्ट हो जाए आप जा सकते हैं। नो क्लास, नेक्स्ट क्लास में कोई क्लास नहीं है, टेस्ट है। होंगी जरूर मैं यहाँ पे, लेकिन पढ़ाऊंगी नहीं। डन। एक और करें इक्वेशन, ये तो चलो मतलब अब सारी इक्वेशन वही वापस लाऊंगी जो की हुई है आपकी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपने वो पूरी कर ली है, उन्हीं को अब इस मेथड से करना है, तो आंसर के लिए आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, ये जो मैंने कराई थी आर्सेनिक वाली, मेरे पास की हुई है लेकिन मैं आपको दिखा नहीं रही। करिए इसको, अप्लाई द सेम स्टेप्स एवरीथिंग, और करिए इसको। दो हाफ आपके सामने डिवाइड किए हुए हैं। हम्म, यही मेरी आज की नेक्स्ट क्लास है। आज का नेक्स्ट हिस्सा ही यही है कि आपको बैलेंसिंग जेई और नीट में करनी ही ना पड़े, है ही सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यस, यस, ये आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, और अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा जो आप कह रहे हो उस पर पूरा टॉपिक है। दैट्स वाई मैंने आज क्लास में शुरू में कहा आपको बैलेंसिंग के भरोसे में नहीं भेजने वाली जेई देने, गए काम से अगर उस वक्त ये बैलेंसिंग करने लग गए तो। यही तो मुसीबत है सबसे बड़ी लाइफ की, फोन इतने छोटे बच्चों को मिल गया है। करिए कोशिश। आई आई वॉन्ट कि आप खुद करें, आपके अपने पड़ोसी से डिस्कस करना हो बेशक करिए डिस्कस, बट आई एम गिविंग यू 2 to 5 minutes। हाँ बस यार, अभी से क्यों बोल दिया, अभी से क्यों बोल दिया, ये इसीलिए लिखा हुआ है मैंने, इसमें कुछ नहीं अभी किया। बिल्कुल सही, तीसरे स्टेप में जाके मेरे को पता लगता है कि मैंने हेडिंग उल्टी लिख दी। हाँ आई नो, बस करो करो, आप लोग करो। जब आपसे एक एक, हाँ नहीं, यही तो चेक करना है सबसे पहला, कि आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का पता है कि नहीं पता, वो भूल तो नहीं गए। कुछ लोगों को तो ये सुन के दोबारा शुरू करना पड़ गया होगा, हेडिंग काटनी पड़ गई होगी। आई वॉन्टेड दैट कि एक बार खुद पकड़ो ना इन चीजों को। अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको। चलिए, एक सस्पेंस तो आपने पहले ही खोल ही दिया है हमारा। नहीं, अभी क्यों चेंज करूं, मैं तीसरे स्टेप में जाके ही चेंज करूंगी जी। सबसे पहला स्टेप तो हमने लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर्स भी अलॉट कर दिए, सब कर दिया, और देख लिया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन के दो टुकड़े काटते हैं। तो सबसे पहला टुकड़ा मेरे को दिखता है आर्सेनिक +3 से +5 में गया बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसे ही सल्फर -2 से 0 गया, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में सल्फर और आर्सेनिक दोनों इकट्ठे आ गए। इधर तो पहले से ही इकट्ठे थे, इधर इनको मेरे को दोनों प्रोडक्ट्स को चूज करना पड़ा। नाउ आर्सेनिक का +3 से +5 जाना ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन। जो लोगों ने बोला अभी उस पे मत आप सीरियसली सोचिएगा, आप मेरे को सही टाइम पे बताइएगा, कि इसीलिए मैंने हेडिंग को अभी रोक दिया है कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैंने उल्टा लिखा है तो इरेज कर दूंगी, सही लिखा है तो इट्स ओके okay। अब यहां पर देखिए, आर्सेनिक +3 से +5 गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। सल्फर -2 से 0 गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। रिड्यूस कोई भी नहीं हुआ सल्फर और इसमें, तो मुझे तो अभी भी ये ऑक्सीडेशन हाफ दिखाई दे रहा है, तो मैं उस पर लगी हुई हूं। और यहां पर आर्सेनिक की ये चीजें लिख दी। अब आ जाती हूँ दूसरे हाफ पे, जो मेरे को लगा रिडक्शन हाफ है। कैसे? नाइट्रोजन +5 से +2 जा रहा है, कोई और स्पीशीज तो रिड्यूस नहीं हो रही, देख लीजिएगा, बाकी तो सारे -2 -1 अपनी ओरिजिनल में है। तो मेरे को उसको देख के लगता है ये रिडक्शन हाफ है। मैंने नाइट्रोजन को +5 और +2, पहले तो भाई जो लोग मेरी हेडिंग उल्टी बोल रहे थे वो सामने आए कि मैंने उल्टा लिख दिया है जी। पहले तो मुझे बताओ, मैं कह रही हूं आर्सेनिक +3 से +5 गया, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं बालक अभी। पहले मेरे को बताइए, मेरी गलती तो कहीं दिख नहीं रही, फर्स्ट सेकंड स्टेप पे तो मुझे नहीं दिख रहा। जब मैं, यार यहां उल्टा नहीं है वहां जाके कैसे उल्टा होगा, कुछ तुमने झोल जमाला किया है, अभी उसको पकड़ते हैं। राइट, थोड़ा सोचना, इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ आप जैसे कहेंगे मैं वो करूंगी। स्टार्ट करते हो, एनीवेज ये गलतियां होनी जरूरी है, अदरवाइज आप लोग
एग्जाम में कर दोगे। ये गलतियां यही होनी जरूरी है, पहली बार होनी जरूरी है, सो नेवर माइंड, करिए ये मिस्टेक्स, आई एम एंजॉइंग इट। अब ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ मैंने अलग अलग कर दिए। उसके बाद क्या कहा गया था मेरे को स्टेप में, बैलेंस ऑल अदर, पहले तो उसकी बैलेंसिंग करो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। तो आर्सेनिक की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी पहले तो मेरे को, और ये सेकंड स्टेप में ही हो रहा था बच्चों, देख लो अपनी कॉपी में, रूल्स में सेकंड में ही था ना। ओके, तुम पे तो मैं भी जल्दी विश्वास नहीं करने वाली। 2 और सल्फर के आगे क्या लिख दो, थर्ड स्टेप में था। ओके सॉरी, चलो जो भी है, अच्छा सेकंड में डिवाइड करना था, ओके ओके, वो गलती मैं बड़े आराम से कर सकती हूँ, मेरे को स्टेप्स के नंबर का नहीं पता लगता। तो यहां कर दूं 2, यहां कर दूं 3, ऑल सेट, उधर ऑलरेडी डन था, कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद कहा गया होगा बैलेंस ऑल अदर एक्सेप्ट फॉर O एंड H, ऑल अदर आर बैलेंस इन बोथ, डन, तुम लोगों पे चल रहा है सारा कुछ। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप मुझे कहता है शायद इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड बताओ कितने ऐड और कितने गेन या लॉस, जो आप कहते हो, दोनों साइड ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द, टू मेक आउट फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। सो फोर्थ स्टेप में मैं आती हूं, आर्सेनिक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी में पहुंचा है, +3 से +5, और दो आर्सेनिक, तो कितने हुए, दो आर्सेनिक के हिसाब से तो बात में +3 से +5 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आर्सेनिक थे तो इनकी वजह से तो हुए 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फर, हाँ एसिडिक है, -3 से गया 0, 3 इलेक्ट्रॉन, और कितने सल्फर हैं, 3। एक सल्फर ने देख लीजिएगा 3 इलेक्ट्रॉन का, 3 ही का किया ट्रेवल, -3 क्यों, -2 है, सॉरी 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 सॉरी, सल्फर सल्फाइड कभी -3 हो ही नहीं सकता, मैंने ये 3 जी। सो -2 से 0, कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने सल्फर है, 3, 6, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। मैं बहुत स्लो चली हूं, समझ आ गया सबको, 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो यहां पर मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दूं, चलेगा, क्यों यहां उल्टा आया था पारस, अब मेरी क्यूरियोसिटी दूर करो, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है, और ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ लिखा था। अच्छा हाँ ठीक है, ओके सॉरी, मेरे को लगा अभी भी वो डाउट चल रहा है, आई एम सॉरी। सो इधर आप बताइए, नाइट्रोजन +5 से +2, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, +5 से +2 में पक्का 3 नेगेटिव चीजें ऐड हुई होंगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन आए और उधर 10 इलेक्ट्रॉन आए। अंडरस्टूड एवरीवन? number of electrons दोनों साइड I add or to either side to make up for the oxidation state difference। अब इसके बाद क्या आता था, स्टेप नंबर 5, शायद चार्जेस बैलेंस करने आते थे, राइट। अब आ जाए ये चार्जेस, आप बैलेंस कराइए, मैंने कर नहीं रखे। चार्ज बैलेंस करने में ही मेरे को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप अगर थोड़ा सा इशू देंगे तो देंगे, बाकी तो सब कुछ वैसा सही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं है। गिनिए इस साइड चार्ज कितना है, इधर तो चार्ज है -6 और 10, यानी -13, -16। इधर तो चार्ज -16 हुआ बच्चों, देख लो एक बार। नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज 2 हैं, तो वो हो गया -6, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो 13 नेगेटिव हुए। और इधर मतलब पहले तो इसको बैलेंस कराओ, सॉरी एसिडिक मीडियम था ना ये, 13 नेगेटिव का क्या करूं मैं, दोनों साइड चार्ज बराबर आना चाहिए। 16 नेगेटिव, 13 पता नहीं चढ़ गया है मेरे मुंह पे, आई डोंट नो व्हाई, सो बैड ऑफ मी, आई एम सो सॉरी। 16 नेगेटिव चार्ज है तो इधर 16 प्रोटॉन डाल दो, आपस में करके न्यूट्रलाइज, ये साइड भी 0, ये साइड भी 0, इस साइड तो नो चार्ज। एब्सोल्युटली, बट नेवर स्किप अ स्टेप। वो ये सब में होगा ऑलमोस्ट, लेकिन कोई एक ऐसी आ गई ना तो हम गए, डोंट डू इट। मैं कई बार करके देख चुकी, फिर वापस शराफत से इस पे आना पड़ा है, कई बार, कई सालों से। एक स्टेप मैंने सोचा यार 4 में तो ये चीज आ रही है कॉमन, क्यों ना ऐसे ही कर लूं,
डोंट डू इट। जी पहले बताइए, चार्ज बैलेंस का मतलब समझे? एलएचएस में अगर जीरो चार्ज है तो आरएचएस में भी जीरो कर दो, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके पास चारा ही कुछ नहीं है, प्रोटॉन ही ऐड कर सकते हो। तो जहां 16 नेगेटिव चार्ज था वहां मैंने 16 प्रोटॉन डाल दिया, चार्ज बैलेंस्ड। अब इधर आप बता दो मेरे को, आकृति बताओ नाइट्रोजन वाली साइड क्या करूं चार्ज बैलेंस करने के लिए? हाँ किधर कितने? तो रिएक्टेंट साइड बोल दे, केमिस्ट्री है। हाँ रिएक्टेंट साइड 4 प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, फेयर। दोनों साइड चार्ज में इक्वल आ गई, न्यूट्रल हो गई, दोनों साइड जीरो चार्ज हो गए। तो चलिए जी, आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो चार्ज बैलेंस होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? स्टेप्स चेक करोगे? ऐसे ही नहीं, मेरे को याद नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस करिए, और मैंने ये करके दिखा रखा है, बताइए। लास्ट स्टेप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग, और ऑक्सीडेशन ऑफ में इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग हम तीसरे नंबर पे ही कर डालते हैं। बस यही फर्क है, एक स्टेप ऊपर नीचे हुआ है, कुछ फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। पहले देखिए मैंने कैसे बैलेंस किया है ऑक्सीजन को। इधर कितने ऑक्सीजन? 8, आई थिंक 8 ही है। हाँ 8 ही है, तो मैंने 8 वाटर डाल दिए। इधर 3 और इधर 1, तो इधर मेरे को 2 वाटर डालने पड़े। ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन बैलेंसिंग देखिए, क्योंकि मैं वो प्रोटॉन पहले ही ऊपर ऐड करके आई हूं, मुझे पता है वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को, मतलब इस स्टेप में हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। अगर यहाँ हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस नहीं हुआ, पूरा चांस है मैं ऊपर गलती करके आई हूँ, पूरा चांस है। लास्ट स्टेप इज दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए। इस इक्वेशन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इस इक्वेशन में कितने हैं? 3। भाई बड़ा महंगा पड़ जाएगा मेरे को ये, इसको करना पड़ेगा इंटू 10, और इसको करना पड़ेगा इंटू 3। सारा ये मैंने सामने लिखा है। उसके बाद आप अवॉइड डुप्लीकेशन, जो भी कुछ है इधर उधर करिए, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए। मैं आंसर बाद में दिखाऊंगी। हाँ देख लिया मैंने, हटा लिया भाई। हाँ बस इसी डर से भागना है मुझे अब इन दोनों को ऐड करके जो चीज 2 बार है उसे एडजस्ट करिए, फिर बात करते हैं क्या आया। 24H2O, पहले तो ऐड करके लिखो। चलो मैं दिखा देती हूं, आप लोग क्यों डरो। दोनों को ऐड करके क्या आता है, हैव अ लुक। इधर 24 वाटर हैं और इधर 20 वाटर है, और ऑपोजिट जगह पे है, तो 4 वाटर बचेंगे। जब एक साइड 24 वाटर, एक साइड 20 वाटर हो, तो इधर 4 वाटर बचेंगे। हैव अ लुक। एंड में लगे अगर ये डिविजिबल बाय 2, 3 कुछ है तो वो भी चेक करना बच्चों। प्लस करना था और मैं 4 और 40 ले गई, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही। उससे ऐसा लग रहा था कि वो OH माइनस है। अब मैंने गोला लगा दिया, अब दिक्कत नहीं आएगी। जी एवरीवन, आर्सेनिक के लिए हमने, हाँ 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 हाँ, एक चीज देखो, एक सेकेंड पारस। आर्सेनिक +3 से +5 गया। हाँ मैं भी उसी पे आ रही हूँ। तुम ये कह रहे हो सल्फर -2 कैसे आया, ये कैसे पता चला? ये हमने उस दिन भी किया था, बट ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर है। ऑक्सीजन की एक ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरल केसेस में, वो पेरोक्साइड छोड़ दो तो -2। सेम गोज फॉर होल ग्रुप। और आपका सवाल बड़ा जायज है कि क्या पता इसकी -2 के अलावा -3 भी होती। इसी पार्ट को हम करेंगे जब पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली लेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सल्फर की -3 नहीं हो सकती। -3 का मतलब क्या होगा, खुद सोच के देखना एक बार। सल्फर के पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने को हो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 4 होंगे या 2 होंगे। ठीक है, ये एक अच्छा डाउट है, इसलिए मैं लेना चाहूंगी। एवरीवन, बैलेंसिंग, एक सेकंड रुको। बैलेंसिंग में अगर कुछ इशू है 1 मिनट होल्ड करिए। सल्फर, शौर्य, ये है मेरे पास सल्फर, राइट।
अब आप कहते हो इसकी मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप समझना चाहो इसको तो, कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हुआ। सपोज कोई दो चीजें आई इसके साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना गई। H2S बेस्ट एग्जांपल है, मैं ले लेती हूँ। दो हाइड्रोजन आए और बॉन्ड बन गया, और उसमें मेरे को पता लग गया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। लेकिन जैसे आर्सेनिक के साथ था, हमें क्या पता क्या करेगा सल्फर, राइट? सल्फर के पास तो कहने को 3D है, ये तो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। अब एक चीज जो शुरू की 2 लेक्चर्स में डिस्कस हुई थी उसको वहां मैं अप्लाई करती हूँ। एक सेकंड नदीश और पारस बीच में बोलना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बच्चों। दिस, अब आपको दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट देना हो तो आपके पास एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है? 3D में पहुंचाओ जी, राइट शौर्य? एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके 3D में पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। ये उस दिन बात हुई थी, बट ये एक अच्छे क्वेश्चन के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आए, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर के सामने तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन, चलो फ्लोरीन मैं भी नहीं ले रही, आसान ले लेती हूँ, ऑक्सीजन। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आएगी, इसको उठा के इधर पटक देगी, तो फिर सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -4 की +4? +4, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ने आके किया। तो ये एक बहुत अच्छा कंफ्यूजन आपको बहुत बचाएगा 12th क्लास में, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, कभी लाइफ में नहीं हो सकती। तभी मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वाले दिन ये बोला था, सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। भाई उससे बढ़ाने के लिए तुमको इसको एक्साइट कराना पड़ेगा। एक्साइट कराने की ताकत सिर्फ उसमें है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो सल्फर के सामने अगर आप ऑक्सीजन लाए, ये +4 दिखा देगा। लेकिन सल्फर के सामने अगर आप हाइड्रोजन लाए, ये 12th क्लास में भर भर के सवाल हैं किलो के भाव से। भाई सल्फर ऑक्सीजन के सामने तो +4 दिखा रहा है, +6 दिखा रहा है सल्फेट में, लेकिन SH6 क्यों पॉसिबल नहीं है? हमारी डीपीपी का दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है। सेम क्वेश्चन उस दिन भी मैंने बात की थी। इन इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना है तो आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लानी पड़ेगी, और अगर आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ला रहे हैं तो सल्फर पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। सल्फर कैन शो +4, सल्फर कैन शो +6, सल्फर कैन नॉट शो -4। -4 के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए इसको अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज चाहिए, तो ये इसकी मजबूरी हो गई प्लस। अंडरस्टूड? वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप काफी लोगों को इससे हेल्प होगी अच्छे क्वेश्चंस में। तो अब मेरी तरफ से ये थी आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग की 2 रिहर्सल्स। इसके बाद आपको पता है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैं रूल बार बार बोल दूंगी, ये रहा रूल, वो रहा रूल, आपको इसको अप्लाई करना है। यहां तक किसी को इशू? तो आई एम वेटिंग। अच्छा, एक एच ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, एक सेकेंड, वो छोड़ो गिवन है कि नहीं है। फाइनल इक्वेशन में 8 आएगा कि 7? एच बैलेंस्ड है कि नहीं, बस आप ये देखिए। अगर एच बैलेंस्ड है तो ठीक है। मेरे को बाहर से कितने एच डालने पड़े, पहले से थे, ऐड होके फाइनली वही बनेगा। आप एक ही चीज चेक करो, इसमें अगर एच ओ वगैरह वगैरह बैलेंस्ड है तो वी आर ओके विद इट। तो अब आप हेडिंग डाल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट्स। पहले मैं आपको वो समझा दूं, उसका यूज समझा दूं, फिर टाइट्रेशन पे चलते हैं। टाइट्रेशन टॉपिक करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब था इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसी भी चीज का क्या था? अगर मैं एटम की बात करूं, इट इज एटॉमिक मास बाय सम एन फैक्टर। वही एन फैक्टर सोचने और रिवाइज करने के लिए मैंने आपको कहा है कि आप अपने पुराने नोट्स को निकालिए। सबसे पहली चीज आपको ये आना बहुत जरूरी है, एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर क्या था बच्चों? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H फ्रॉम एन एसिड और नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH फ्रॉम अ बेस। तब मैंने कहा था अभी एसिड और बेस आया है,
नॉर्मेलिटी में, इक्विवेलेंट वेट में थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आएंगे। तो जरा उस चीज को रिवाइज करते हैं, हम मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें पढ़ के आए हैं ऑलरेडी जो मुझे इस चैप्टर में चाहिए। तो अब यहां पर इस इक्वेशन से मैं ये बात लिख सकती हूं, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, एन फैक्टर समटाइम कैन बी इक्वल टू वैलेंसी। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए तो वैलेंसी ही होती है एन फैक्टर, फॉर एसिड बेस एन फैक्टर आपने बता ही दिया, राइट। अगर मैं ये बात दिख रहा है किसके लिए लगा रही हूं, एटॉमिक मास किसी एटम का ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो क्लोरीन का एटॉमिक में वेट होता है 35.5 डिवाइडेड बाय उस पे वैलेंसी कितनी है 1 डिवाइड बाय 1। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट पूछ लूं तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एटम, तो आप क्या करोगे, उसका एटॉमिक मास होता है 24 डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज जो कि इसकी वैलेंसी है 2। whenever I am talking about atom कोई हेडेक ही नहीं है, फिर तो आप उसकी वैलेंसी से डिवाइड करिए। बट whenever I am talking about acid and base you have to check कि उसके कितने डिस्प्लेसेबल H और OH थे, तब नहीं ये वैलेंसी काम आती। तो खैर मैं एसिड बेस को तो आज बिल्कुल नहीं ले रही, क्योंकि वो मैंने आपको इतना टाइम दे दिया सोचने समझने का, देखने का कि हाँ जी ये हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं। एक और फॉर्मूला आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में लिखवाया गया था कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेके, राइट वो फॉर्मूला मैं पहले भी लिखवा चुकी हूं, डुलोंग पेटिट लॉ के नाम से मैंने लिखवाया था। लिखिए इसको फिर से, एटॉमिक मास इनटू वो भी बता रही हूं मैं स्पेसिफिक का क्या बात कर रही हूं, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक, किसी को याद आया फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलो चलेगा, दोनों चलेगा। कुछ नंबर होता था, मैं बस उसी का वेट कर रही हूं। 0.64, थोड़ा और नेगोशिएट, हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। इस लॉ का नाम एक बार और लिख लीजिए, क्योंकि भूल गए हमने ये कब किया था, अब याद नहीं है। डुलोंग पेटिट लॉ, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। सॉलिड एलिमेंट्स या एटॉमिक सॉलिड एक ही बात है बच्चों, सॉलिड एलिमेंट के लिए, नॉट फॉर मॉलिक्यूल और आयन और एनीथिंग, नो। ये सिर्फ मैं उस रेडॉक्टाइजेशन में जाने के लिए आपको रिवाइज करा रही हूं। मैंने अपने पुरानी कॉपी खोल ली है जब आपको पढ़ाया था, ये वहीं से उठा के कि आपको जो जो चीज पढ़ाई थी आपको पता हो, भूले ना हो। चलिए, तो ये डुलोंग पेटिट लॉ है। ये मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट दी थी जब एटॉमिक मास और मोलर मासेस के ऊपर लेक्चर था, उसमें ये डुलोंग पेटिट लॉ का था, और मैंने कहा था कभी भी कहीं भी काम आ जाएगा, ये नाम भूलना मत आप। तो हमने अब ये भी दिखा दिया आपको। पॉइंट क्या है ये, कि इसको आज तक कहाँ खास यूज देखा गया इसका, इन तीनों स्टेटमेंट्स का। टॉपिक तीनों अलग अलग थे। अगर कहीं पर मेरे को किसी एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट पता है तो मैं अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल सकती हूँ। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकालने के बाद उसका इक्विवेलेंट वेट शायद मेरे को गिवन है, और मेरे को अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास गिवन है, एन फैक्टर जो कि एक वैलेंसी है, होल नंबर आएगा, तो उससे मेरे को एन फैक्टर आ जाएगा। एन फैक्टर क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी जैसे ही आ गई, देन आई कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट एटॉमिक मास, कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास शायद 64 हो और एग्जैक्ट एटॉमिक मास शायद 63 हो। वो मैं कर सकती हूं कि पहले तो मैंने अप्रोक्सीमेट, मेरे को एक वैल्यू मिली हुई है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, मैंने अप्रोक्सीमेट आजू बाजू आसपास वाला एटॉमिक मास निकाल लिया, उस एटॉमिक मास को यहां पुट किया, इक्विवेलेंट वेट गिवन है, हमें पता है इसने एक नंबर आना है, तो कहीं 1.98 आ रहा होगा, तो मैं उसकी वैलेंसी अपने आप अप्रोक्स करके क्या कर दूंगी 2। जैसे ही वैलेंसी या एन फैक्टर मेरे पास एग्जैक्ट आ गया, मैंने यहां पुट किया, अब मैं एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी दे सकती हूँ। कई बार आपको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास और एग्जैक्ट एटॉमिक मास का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है,
वो जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये इस चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट इट्स माय एवरी ईयर प्रैक्टिस। जैसे ही रेडॉक्स टाइट्रेशन आए, जरा मोल कॉन्सेप्ट का वो हिस्सा एक बार हिलाना चाहिए कि एक बार आप फिर से उस टॉपिक को जिंदा मान लो। तो ये मैं मान लूं, अब मेरे को थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना था, मैंने करा दिया। अब इक्विवेलेंट वेट के ऊपर मेरे को एक्चुअली बात करनी है। इक्विवेलेंट वेट इस चैप्टर में क्या होगा, यहां पे मैं क्यों लाई इस टॉपिक को। आई हैव सीन देयर आर कैटेगरीज ऑफ रिएजेंट, सम आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सम आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वो है अब मेरा काम। तो सबसे पहले मैं आपको कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम्पल में दे रही हूं और आप लोगों को मैं करवा रही हूं, वो है पोटेशियम परमैंगनेट। नाम आप लिखोगे, मैं लिख रही हूं सिर्फ उसका फॉर्मूला KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका मोलर मास मैं आपको दे रही हूं, उसमें टाइम ना वेस्ट हो, कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, 158 मोलर मास ऑलरेडी दिया। अभी एटम तो है नहीं, बिल्कुल नए सिरे से किसी को ऊपर लिखी चीजें भी याद भी ना आ रही हो तो वो तो सिर्फ आपको एक अलार्म देना था कि मौका लगे देख लेना बच्चों। अब यहां से फ्रेश टॉपिक शुरू हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले तो मुझे ये पता हो। ऊपर तो मैंने दोनों लिख दिए। मैंगनीज इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंगनीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको मैंने बताया था जब कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके बाद तो वो और ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, वो रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बनेगा, सामने वाले को रिड्यूस, सॉरी, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो ये सबसे अच्छे पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से है। पिंक कलर का, आप रोजमर्रा की लाइफ में इसको देखते हैं। स्विमिंग पूल में आप एंटर करते हो उससे पहले एक टब में कोई पिंक सोल्यूशन होता है और आपको कहा जाता है उसमें पैर डाल के ही घुसिए, क्योंकि इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि आपके पैरों में जितने सबसे ज्यादा जर्म्स वी कैरी फ्रॉम आवर फुट, तो आपके पैरों में जितने भी जर्म्स हैं वो वहीं ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वहीं पे इट विल लीव, और आपके पैर इतने साफ होंगे कि आप पूल में एंटर कर सकते हैं। आप पूछिए बहुत पुरानी जनरेशन के लोग, आपके दादा दादी नाना नानी में कोई हो, पूछिए जिनको ये नॉलेज हो कि पहले सब्जी और फल को एक लाल दवाई में डुबोया जाता था पेस्टिसाइड्स हटाने के लिए। वो लाल दवाई यही होती है KMnO4, डार्क पिंक कलर होता है। तो फेमसली लाल दवाई के नाम से अभी भी पुराने ग्रोसर्स और स्टोर्स पे मिलती है। सो KMnO4 इज सो पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउ कैन वी लीव इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, उनका इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, अब एन फैक्टर कोई नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लिख सकते हो आप, ठीक है, सिंस इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, इसने कितने किए, अब मुझे कैसे पता ये कितने करेगा, आप मेरे को रिएक्शन दो, वो मैं दे रही हूं आपको। तो अब आपको कहा जाएगा क्वेश्चंस में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए अगर उसकी लाइफ ये है। KMnO4 से ये MnO4 नेगेटिव बन रहा है, क्या कर दिया मैंने, सेम, सॉरी, MnO2 बन रहा है। फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट वेट। इट इज मॉलिक्यूलर मास, जो कि मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में 158 दे रखा है, डिवाइडेड बाय व्हाट, हर्ष, डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ व्हाट, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मेरे को अब डेफिनेशन थोड़ी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने यहां से यहां जाने में, एक। हंशिका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज ने गेन किए यहां से यहां जाने में, 3। मैंगनीज +7, उससे किस में गया, +4। दिस इज इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर अब ये होगा कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, इन सिंपल टर्म्स। जैसे एसिड और बेस के लिए आप कहते हो डिस्प्लेसेबल H और डिस्प्लेसेबल OH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, इसके बाद नहीं आएगा इक्विवेलेंट वेट आपकी लाइफ में खास,
क्योंकि दो ही कैटेगरी है, या एसिड बेस के लिए पूछ लेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पूछ लेंगे। अगर मैं आपको कहती इसमें ये हुआ, हैव अ लुक, KMnO4 से ये बना Mn2 पॉजिटिव, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय, सॉरी इक्विवेलेंट वेट क्या निकालूं, मोलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट, बाय 5। क्लियर सबको? अब कुछ नहीं, 7 तो कैसे होगा खुद ही सोच लो, मतलब है नहीं ऐसे गेस। अब यहां से एक चीज समझ लीजिए, आप खुद नहीं कह सकते +7 से शायद +6 जा रहा हो, +5 जा रहा हो, +3, आपको रिएक्शन दिया जाएगा। प्लीज डू नॉट क्रिएट रिएक्शन। आप अपनी मर्जी से इन्वॉल्वमेंट नहीं डिसाइड करोगे जब तक आपको कुछ बताया ना जाए, राइट? ऐसे ही इसमें एक और सिचुएशन आ सकती है, KMnO4 से ये बताओ, दिस ऑल योर्स। मैंने एक तरफ स्पेक्टेटर आयन लिखा, एक तरफ नहीं लिखा, अब मेरा हाथ ऐसे ही चलता है। स्पेक्टेटर आयन हटा दिया दोनों साइड से। ये वो केस है जहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि शायद आपने मुझे बताया इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है, और वो सही बताया, इरादा भी यही था, वही क्रिएट करके दिया है। तो मैंगनीज +7 से +6 जा रहा है अगर आप चेक करें, तो ऐसे केस में इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय 1। 2015 का जेई मेंस का ये क्वेश्चन है। 3 रिएक्शन दिए और कहा तीनों में इक्विवेलेंट वेट E1, E2, E3, चूज करेक्ट ऑप्शन। उसमें एक दे रखा था E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3, एक दे रखा था कोई बड़ा कोई छोटा। आपको पता है क्या ऑर्डर होगा इसका। तो अगर आपके पास ये रिएक्शंस दिए हैं तब आप गलत करके आते हो तो खुद को बुरा लगता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। जो चीज नहीं आती वो गलत होती है, एक अलग बात है। जो आती हो उसको इतनी केयरफुली ध्यान रखिए कि आपसे ये गलती ना हो। क्लियर इक्विवेलेंट वेट? अब मैं धीरे धीरे आपके ऊपर छोड़ना शुरू करूंगी। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस आ गया, आई विल ट्राई टू ब्रिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन, बट पहले मेरे को आपका इक्विवेलेंट वेट वाला टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर करना है। K2Cr2O7 पे देती हूं मैं अब आपको, K2Cr2O7 दीजिए, आई एम वेटिंग। बातें नहीं। हाँ सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है। चार्जेस का सम 8 आता है। नहीं नहीं, ये जस्ट तुम्हारे सामने बाई चांस जो एग्जांपल लाए जा रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं, जस्ट अ चांस। जी, इसके अंदर डिवाइडेड बाय 3। अब यही गलती कराने के लिए दिया है दिशा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के +6 से +3 जाने में गेन किए होंगे? एक क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे +6 से +3? 3, एक क्रोमियम ने। Y6 +6 से +3 कोई जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे एक क्रोमियम के तो। लेकिन क्या मेरे हाथ में है, बात नहीं सहज, क्या मेरे हाथ में K2Cr2O7 के Cr को मैं ये 2 को इग्नोर कर दूं? ये पूरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाएगा तो ये फ्लैग लगा के थोड़ी दिया जाएगा एक ही क्रोमियम पार्टिसिपेट करेगा, इसके अंदर 2 क्रोमियम हैं। बैलेंसिंग होगी तो बात अलग है। अब यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं। आपसे कोई मोलर मास पूछता है H2O का, क्या देते हो? 18। इसका पूछता है मोलर मास, क्या 36 देते हो? नहीं, नाम क्या है? मोलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास।
जैसे एक मॉलिक्यूल का मास होता है वैसे भी इक्विवेलेंट वेट एक ही मॉलिक्यूल का होता है। तो आगे वाली बैलेंसिंग का कोई असर जल्दी नहीं पड़ेगा, कहां पड़ेगा वो भी लेंगे, बट ध्यान दीजिए अंदर ये 2 लिखा है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने किसी को K2Cr2O7 दिया, दोनों Cr दबा के रिड्यूस करेंगे अपने आप को, और सामने वाले से कितने इलेक्ट्रॉन मांगेंगे? 6। क्यों? क्योंकि 2 Cr +6 से +3 में जा रहे हैं। तो इसके अंदर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? डिवाइडेड बाय 6, इसका n फैक्टर होगा 6, क्योंकि आप इसका इक्विवेलेंट वेट दे रहे हो। इसके अंदर 2 Cr हैं, दोनों Cr का इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल आपको देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलिए अगला बताइए। यहां से वो शुरू हो गए जो आगे आने वाले चैप्टर्स में इनऑर्गेनिक में आपको चाहिए होंगे। H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है। ऑल योर्स। इक्विवेलेंट वेट 34 डिवाइडेड बाय व्हाट? प्रभव, प्रज्ञा, आकृति, प्रिया 2, भावनी 0 डिवाइडेड बाय 0। डिवाइडेड बाय 0 तो फिर तो तुम कहोगे कि मैम वो भी हो सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। चेक योर स्टेटमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं ले दे रहा तो कहे का एजेंट? रेडॉक्स का पार्ट ही नहीं है ये। वो भी हो सकता है, बट वो भी एक ऑप्शन मिलेगा, नीदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर क्या? हाँ जी भावनी। नवनीत 2, मुझे भी 2 लगता है। 4 क्यों? 2 ऑक्सीजन -1 से -2 में गए। अब आप इन 2 ऑक्सीजन को, जो मैंने K2Cr2 में बोला, आप फॉर्मूले को नहीं बदल सकते। 2 ऑक्सीजन है, उसके लिए आपको यहां 2 लिखना पड़ रहा है, डोंट केयर। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो है H2O2 का इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों पक्का किस में जा रहे हैं? -2 में, मेरे को दिखा रखा है। तो एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल, बट क्या H2O2 में एक ही ऑक्सीजन है? नहीं, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -2 से -1 जाने के लिए। इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 34/2। नॉट 4, नॉट 0, नॉट पॉइंट्स, नथिंग। एन फैक्टर पॉइंट्स में अगर आएगा तो वो एवरेज होगा, वो अलग केसेस होंगे अगर कभी आए तो, अभी तो नहीं आएंगे। इतना क्लियर? अगला देखिए। चेक इफ आई एम डूइंग करेक्ट और वट एवर इनकरेक्ट, वट एवर यू फील, चेक। दोनों में क्या हो रहा है? सिर्फ मीडियम बदला है, काम वही हो रहा है। ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है, 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी सेम /2। क्लियर एवरीवन? आगे चले, इसमें देख के बताइए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट में सिर्फ एक चीज देखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां, किधर, कितने। नो एच, मैं सारे, मेरे लिए इसमें +1 मैंने पता नहीं क्यों लिखा है, भूल जाओ उसको। आपको सिर्फ अपनी अब तक की पढ़ाई से बताना है इसका 34 डिवाइडेड बाय व्हाट? द्रोण, सबसे सबसे पहले तो मैं भी चेक करती हूँ। पहले तो देखें कौन सी चीज इसमें ऑक्सीडाइज हो रही है जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले तो मुझे वो भी देखना है। अच्छा, हाइड्रोजन तो स्पेक्टेटर आयन है, +1 का +1। ऑक्सीजन यहां से -1 से गया 0। क्यों द्रोण? क्लियर? जिन्होंने अभी 1 बोला, कितने ऑक्सीजन है? दोनों ने एक एक किया होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल, तो हाउ मेनी? H2O2 का जिंदगी में कोई इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा, मेरे को तो रटा हुआ है, इसका आंसर 17 है, बट एनीवेज। आकृति क्लियर हुई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? सहज क्लियर? जसकरण क्लियर? तो H2O2 की लाइफ टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने, रिड्यूसिंग एजेंट बने। ये
यस, ऑक्सीजन -1 से या तो -2 जाएगा या -1 से 0 जाएगा, या एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा या एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देगा। कुल मिला के कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने, रिड्यूसिंग एजेंट बने, किसी रिएक्शन में जाए, इसका भविष्य तय है। तो कल को आपको H2O2 के लिए ब्लैंक पूछा जा सकता है बिना ये दिए। KMnO4 के लिए नहीं पूछ सकते। क्या पता 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो, क्या पता 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो, क्या पता 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो। मैंने दिखा दिया 3 पॉसिबिलिटीज हैं। K2Cr2 7 के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी है, बट इट इज लिटिल अर्ली कि मैं आपको बताऊं, 12th का हिस्सा है सारा। लेकिन H2O2 11th में ही माना जाता है। बच्चा समझ के आए, H2O2 का कुछ और हो ही नहीं सकता, इसका हमेशा बाय 2 है, राइट। तो कुछ कुछ केस ही है जिसका पता है कि भविष्य क्या होने वाला है, वो आपको नहीं देंगे। अंडरस्टूड है, आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया सबको इतना? नोटेड? चलिए, अब आई थिंक आप ट्रिकी क्वेश्चन के लिए तैयार हो, है ना? चलो, जस्टिफाई ये मैंने दे रखा है, ये सही है कि गलत है? दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। दोनों तरीकों से, एसिड बेस वाले तरीके से भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से भी, सब कुछ आपके सामने किया हुआ है। ये ऑक्जेलिक एसिड है। इसको मैंने तो ऐसे खोल के लिखा है क्योंकि मुझे पता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अभी, बट इसको ऐसे भी लिखा मिलता है C2 H2C2, क्योंकि पॉजिटिव चीज पहले लिखी जाती है, H2C2O4 डॉट 2H2O, और ये इसके मोलर मास में अक्सर घुसता है। इसके मोलर मास में 2H2O घुसाना पड़ता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल्स में वाटर होता है। तो इसका मास शायद 126 होता है जितना मेरे को याद है। आई कैन बी रॉन्ग, बट यहाँ तो आपको मोलर मास से किससे डिवाइड करना है मोलर मास को, वो बताना है। बताइए मेरे को, इसका फ्यूचर मैंने आपको दिखा दिया क्या हो रहा है। टू किस वजह से? +6 से +4 जा रहा है? ना 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 ना, +3 से +4 जा रहा है। लेकिन मुझे जरा एसिड बेस वाले तरीके से कोई मदद करेगा? भावनी, आर्जा। 2H डिस्प्लेसेबल हैं, तो ये मेरे को मेथड, ये मेरे को एग्जांपल इसलिए लाना था कि आप पिछले और इसमें रिलेशन ले पाओ कि बात तो एक ही है, दोनों तरीके से इक्विवेलेंट वेट सेम आना चाहिए। यस। कल को कोई एसिड मिला आपको और आप कहो नहीं मैं तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाले मेथड से कर दिया मैम, पता नहीं फलाने ने इसको एसिड वाले मेथड से कर दिया, दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसमें कितने H डिस्प्लेसेबल थे एसिड में? 2। तभी मैंने लिखा है ये डाई बेसिक एसिड है। एसिड की स्ट्रेंथ बेस को न्यूट्रलाइज करने में होती है, ये 2 मॉलिक्यूल बेस के एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए इसको डाई बेसिक। सो एसिड स्ट्रेंथ बेसिसिटी में बताई जाती है, बेस की स्ट्रेंथ एसिडिटी में बताई जाती है। यस, बताया हुआ है मैंने। नॉर्मेलिटी जब कराई थी मैंने एसिड बेस के सहारे से कराई थी, लेकिन नॉर्मेलिटी को हमने डिटेल में नहीं लिया, उसके न्यूमेरिकल्स को नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए मेरे को ये चैप्टर्स चाहिए। एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिलेटेड जितने क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी रिलेटेड, वो अगले चैप्टर इक्विलिब्रियम में आएंगे। वही छुड़वाया है आपको एनवस्थी का मोल कॉन्सेप्ट का हिस्सा जी। नो, एक भी माइनस। परऑक्साइड लिंकेज किधर है शौर्य? क्या बात कर दी भाई? इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन की वजह से -1, कार्बन की वजह से -1। वेयर इज परऑक्साइड? अगर आप मतलब बॉन्डिंग के बिना आप परऑक्साइड वैसे बता ही नहीं सकते, ठीक है, क्लियर। अब वो टॉपिक जिसके लिए सारी सारी भूमिका बनाई जा रही थी, कि आपको कहा था मैंने ये टॉपिक के लायक बनना है पहले, तो अगर किसी ने, अरे रे रे भी तो रह गए, चेक 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 चेक, ये बड़ा प्यारा है। यस, ये तीनों केसेस में आप बताइए, फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन की स्लाइड आएगी। चेक, कैमरास ऑन करिए। सृष्टि, भव्या, दिया, अंकिता, क्या बात दिया? मैं नहीं अलाउ करूंगी ऑनलाइन जब तक कैमरा नहीं ऑन होगा। दिया, ऑनलाइन की वजह क्या है? स्कूल एग्जाम्स? हम फीवर है मुझे। ओके, वायरल भी बड़ा फैल रहा है आजकल भाई। चलो जी, तीनों केसेस अगर मैं कहूं खुद करो, मैं नहीं कराती। हाँ, आधा कैसे हुआ? मेरे को तो इसका चाहिए, मेरे को बाकी बैलेंसिंग से क्या मतलब?
डिवाइड बाय 1 ही है, तभी मेरे को इसके आगे हाफ लगाना पड़ा। यहां मेरे को कुछ ध्यान दिलवाना है आपको। मैंने इसके आगे हाफ ना भी लगाती, मतलब जरूरी नहीं है कोई बैलेंस करे, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए जिसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है उसमें कितने आयरन है, 1। और यहां कितना गया ये, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3। मेरा सवाल तो यहीं खत्म था, लेकिन हम में से कोई उछल जाता है अगर, और उछलना बनता है बच्चे हो, कि मैम यहाँ पर 2 Fe है तो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। तो मैंने पहले ही अपने लिए तैयारी रख रखी है, भाई जिसका निकालना है उसमें 1 आयरन है, वो देखोगे। इसी के लिए अगर अब मैं आपको यहां 2 कर देती, ऑटोमेटिकली मेरे को वहां पर भी चेंज करना पड़ता, तो भी इक्विवेलेंट वेट ये 2 से नहीं देखोगे तुम लोग। इक्विवेलेंट वेट देखोगे एक मॉलिक्यूल का, जैसे मोलर मास 1 का देखा जाता है वैसे इक्विवेलेंट वेट भी 1 का देखा जाता है। ये तो सिर्फ इस बात के लिए एग्जांपल रखा था, वरना आप कर सकते थे। यस, ये क्लास 12th की रेडॉक्स का जो एक्सटेंशन है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बहुत काम आना, इसलिए चुन के वो लिखे जो 12th में भिड़ते ही पूछे जाएंगे आपसे। डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 -2 से 0। हाइड्रोजन तो सेम रहा, +1 से +1 देख, सॉरी किसी एक को देखो, क्योंकि एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक चीज रिड्यूस हो रही है, दोनों के थोड़ी। आपसे तो पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, -2 से किसमें गया, 0। राइट, क्लियर? दीपाली एंड करो इसको भाई, स्लाइड को बहुत हो गया तुम लोगों को, सबको आ गए। पता नहीं मैंने 11 एग्जांपल्स क्यों रखे हुए थे, 11 तो किस हिसाब से? अच्छा वो 3 मैंने 1 2 3 के MnO4 गिन लिए होंगे जी। 4 की 5 की 6, तुमसे मैथ्स थोड़ी पूछी है। +5 -1 इज +4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, +5 से पहले 0 गई होगी चीज, फिर -1 गई होगी बेटा जी, 6। कितना कितना सही है ना। देखो 3 सब्जेक्ट मिक्स करने इसलिए मुश्किल होते हैं, आपकी मैथ्स तो टांग अड़ाई देगी। सो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, मोलर मास बाय 6 की 7। चलो मैं कंफ्यूज होगी कि 7 तो नहीं है, मोलर मास बाय 6। दीपाली क्लियर हो गया ये? क्लियर? अब इक्विवेलेंट वेट में कल को कहा ना मेरे को नहीं आता, मैं किस चीज से मारूंगी ये नहीं बोल सकती, लेकिन मैं मारूंगी बहुत उस पे। नहीं, चप्पल जूते बोलने वाली थी मैं, तो मारूंगी बहुत जोर से अगर नहीं। अरे नहीं नहीं, अतुल सर जैसा लेवल मैं कभी नहीं ला सकती भाई, ना मेहनत का लेवल ला सकती हूँ ना। अरे उनके हर साल वीडियो वायरल होते रहते हैं, तुम तो अब आए हो। हर सा, हर साल हर साल होता रहता है, और बच्चे उनके फैन हैं। राइट, बच्चे उनके फैन है तो कुछ तो होगा, इसीलिए हम तो उनसे सीखते हैं जी। एक ही चीज नहीं सीख पाए। आज से कई साल पहले एक लड़की आई, उसे मेरे से ना लिखा नहीं जाएगा मैम। मैंने कहा क्या हुआ? अतुल सर ने ना ऐसे करके बहुत देर तक ऐसे दबा दिया, ओ गॉड मेरे से आज लिखा नहीं जाएगा। मैं कहा उनको कहो 2 4 मेरी तरफ से भी लगा दे। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट। एनीवेज, मैं वायलेंस के सख्त खिलाफ हूं। अब आ जाता है ये जो रेडॉक्स आप लोग कर रहे हैं, इट इज नाउ मेजरली यूज्ड फॉर इन लैब। रियल लाइफ में मैं कहां इस्तेमाल कर रही हूं इसको, मेरे को रिसर्च में ये किधर काम आ रहा है? टाइट्रेशन। कुछ लोगों के स्कूल में टाइट्रेशन प्रैक्टिकल हो चुका होगा, और जिनके नहीं हुआ उनके होगा, क्योंकि यही प्रैक्टिकल 12th में दोबारा आएगा। 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में टाइट्रेशन इज योर सिलेबस। तो जिन्होंने नहीं भी किया उनको यहां मैं पूरी फील वो दूंगी कि हम कर रहे हैं लैब में। ठीक है, सो अब सोचिए मेरे पास एक बहुत बड़ा काम आता है कि मेरे को एक सॉल्यूशन मिली अननोन। अननोन का मतलब ये नहीं कि मुझे ये नहीं पता ये क्या है, मुझे ये पता है किसी के ब्लड सैंपल में मुझे कोई एक केमिकल मिलता है, एंड वी नो कि इट कैन बी इंजूरियस, और उसके ट्रीटमेंट के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए मैं डोज कितनी दूं। और डोज कैसे पता लगेगी? वो जो केमिकल है उसको इनइफेक्टिव करना है, किसी के ब्लड में है कितना है, उसके लिए हम लैब टेस्ट कराते हैं। अब लैब टेस्ट जब भी देखिए हीमोग्लोबिन की भी वैल्यू मिलती है आपको लिखी हुई कि कितना है।
तो कितना इज माय जॉब, क्या है वो हमको पता है। तो अननोन अगर मैं यहां बोल रही हूं तो उस अननोन का मतलब है उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। केमिस्ट्री में जो कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है या मेडिकल साइंसेज में जो कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है वो 6 टर्म्स में दी जाती है। नॉट मेडिकल साइंसेस, मेडिकल साइंस हो, वेदर रिपोर्ट देनी है, पोल्यूशन रिपोर्ट देनी है, पीडियाट्रिक सिरप पे आपको लिख के देना है, किसी दवाई में लिख के देना है, जूस के डब्बे में लिख के देना है, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके कुल मिला के 6 तरीके होते हैं। कुछ तो हमने कर ही लिए हैं मोल कॉन्सेप्ट में, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड बहुत सारे और पीपीएम वगैरह। तो उनमें सब में ये ढूंढना हो अगर कहीं मुझे, तो यही मेथड आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है, वो चीज जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है, पता नहीं कितना है। मेरे को लैब असिस्टेंट ने 10 ml सोल्यूशन दे दी और एक कोनिकल फ्लास्क में मैंने डाली और उसने कह दिया इसके अंदर फलानी चीज है, फेरस सल्फेट है जी, और उसके वॉल्यूम भी दे दिया 10 ml। इसकी मोलैरिटी निकाल के दो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दो। ये मेरा केमिस्ट्री लैब का काम है और इसको रियल लाइफ में बहुत जगह यूज किया जाता है इंक्लूडिंग लाइफ साइंसेस। तो अब मैं ये काम करने चली, मैंने कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml या 25 ml जितना मेरे को लैब असिस्टेंट ने दिया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन दे दी, उससे मेरे को फर्क कोई खास नहीं पड़ना, दे दीजिए। मैं अब उसके लिए क्या करती हूँ, जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रिडॉक्स, तो हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर पे ही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही इक्विलिब्रियम चैप्टर में 2 दिन लगेंगे, एसिड और बेसिस, वहां एसिड बेस टाइट्रेशन आएगी, नीचे बेस रखा होगा, ऊपर एसिड और वाइस वर्सा। लेकिन ये जो कलरफुल डायग्राम से टाइट्रेशन का मतलब सिर्फ इस साल एक ही क्लास में, आज की क्लास में कराया जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपने टाइट्रेशन का बेस पढ़ रखा है, बस क्वेश्चन का नेचर बदल जाएगा। अब मैंने क्या किया, एक ब्यूरेट नाम की चीज आती है, बहुत बड़ी एक ट्यूब जिसपे की वॉल्यूम के मार्क्स बने होते हैं, 100 ml लगभग उसमें भरा जा सकता है। वो ब्यूरेट होती है, नीचे एक टैप जैसा कुछ होता है, उसको ब्यूरेट के स्टैंड पे टांग दिया और उसके अंदर एक नॉन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं टाइट्रेंट। नॉन मतलब जिसकी मोलैरिटी मेरे को पता है, नॉन कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम तो चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया, मुझे पता है मैं कितना वॉल्यूम डाल रही हूं। मैंने इसके अंदर सपोज वो 100 ml डाल दिया, भर दिया, 100 ml हमेशा भरा जाता है। इसके ऊपर वाले की मेरे को मोलैरिटी भी पता है m1, नीचे वाले की मेरे को निकालनी है। दिस इज माई टास्क। नॉन मतलब मोलैरिटी इज नॉन, अननोन मतलब आई डोंट नो द मोलैरिटी, निकाल के दो जी। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने अलग कलर्स यूज किए, बट डोंट मेक इट दिस थिंग कि ऐसे ही होते होंगे कलर, आपको दिखाने के लिए सिर्फ। पूरी 100 ml तक मैंने यहाँ पे ब्यूरेट के अंदर नॉन स्टैंडर्ड भर लिया, नीचे 25 ml का मैंने अननोन सैंपल लिया जिसकी मोलैरिटी मेरे को नहीं पता। मुझे एक बात पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई एक है, ऊपर वाला मैंने सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डाल रखा है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और नीचे अगर रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिएक्शन, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट खत्म। उससे मेरे को पता चलेगा जितने नीचे रिड्यूसिंग एजेंट, जितना वॉल्यूम इसने कंज्यूम किया, खत्म, वो मैं ढूंढूंगी। हाउ मच ऑफ दिस वॉल्यूम इज नीडेड टू रिएक्ट इट कंप्लीटली। टास्क ये होता है। आपसे इसका वाइवा बहुत पूछा जाएगा, तो थोड़ी देर में आपको प्रॉपर समझ आएगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट करने चलती हूँ। कोनिकल फ्लास्क मैंने नीचे रखा और मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया, बहुत थोड़ा खोलना होता है, एट ए टाइम एक ही ड्रॉप आए। क्यों थोड़ा खोलना होता है, मैं ये ढूंढ रही हूं, इसमें आसान शब्दों में समझिए ढूंढ क्या रही हूं मैं, पूरे नीचे रखे हुए रिड्यूसिंग एजेंट को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा होगा, ये मैं ढूंढ रही हूं। इसको कहते हैं एंड पॉइंट, नल पॉइंट। आपने जरा नल का तेज खोल दिया, 4 ड्रॉप एक साथ गिर गई, क्या पता पहली ड्रॉप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो गया हो, मतलब पहली का मतलब लिटरली पहली नहीं, शुरुआत हम करते हैं अक्सर तेज खोल देते हैं, अभी तो रिएक्ट हो रहा होगा, वहीं हम गलती करते हैं। शुरुआत से कायदा तो यही बनता है, आप एक ड्रॉप डालिए, शेक करिए, एक ड्रॉप डालिए, शेक करिए। हर एक को पता होता है 4, 5, 6 ml तो लगना ही है, इतना तो हमें कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, तो हम शुरुआत में 4, 5, 6 ml तो ऐसे ही नलका चला देते हैं और शेक करते हैं। अरे वाह, देखो अभी भी सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। आपको कैसे दिखेगा रिएक्शन खत्म हो गया? एक इंडिकेटर डाला जाता है जो सिर्फ नल पॉइंट पे कलर शो करता है।
सिर्फ नल पॉइंट पे इंडिकेटर आएगा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। आज क्यों नहीं आएगा वो मैं रियल एग्जांपल जब लूंगी पिंक कलर का KMNO4 तब बता पाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ कॉमन। मैं एक एक ड्रॉप डाल के उसको शेक करती रही, जैसी सॉल्यूशन मेरे को लैब असिस्टेंट ने ट्रांसपेरेंट दी थी वैसी की वैसी रही। एक टाइम ऐसा आएगा, कभी तो आएगा, जब एक ड्रॉप डालते ही रिएक्शन खत्म, यानी कि नीचे बचा रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो जाएगा, कभी तो आएगा। इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा जैसे से हम लेट होते जाते हैं, मैं बड़ी प्रिकॉशन से एक एक ड्रॉप डालनी पड़ती है। एक ड्रॉप में भी 10⁻24 या 23 मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं। सो जैसे ही वो ड्रॉप आई, जब रिएक्शन खत्म हो जाता है नीचे का रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने पहले से उसमें तैयारी करके एक ऐसा इंडिकेटर डाल रखा है, अचानक से पर्पल कलर आ जाएगा, अचानक से पिंक कलर आ जाएगा। उस पिंक कलर का मेरे को वेट करना होता है। वो पिंक डार्क हो गया तो आप 2-4 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल गए, आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। इतना लाइट पिंक होता है वो कलर। क्यों लाइट पिंक है? पिंक कलर आने का मतलब है अब नीचे का रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो गया। ऊपर ट्यूब में मैंने पिंक कलर का भर रखा हो शायद, और नीचे पिंक कलर आते ही गायब हुए जा रहा है। क्यों गायब हो रहा है सोच के देखिए। KMNO4 ऊपर भर रखा है पिंक कलर का, और मैं एक एक ड्रॉप डाल रही हूं, उसके बावजूद भी नीचे का पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। कायदे से मैंने पिंक कलर की एक ड्रॉप डाली तो पूरी सॉल्यूशन पिंक होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? वो कंज्यूम हुए जा रहा है, KMNO4 अंदर रिएक्ट किए जा रहा है। जैसे ही उस कोनिकल फ्लास्क में रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो जाएगा, वैसे ही वो जो ड्रॉप आपकी KMNO4 की आएगी उसके से कंटेनर पिंक हो जाना चाहिए। वो बहुत लाइट पिंक कलर ही आपको ढूंढना आना चाहिए। एक ड्रॉप डालते ही तो इतना डार्क पिंक हो जाएगा कि आपको क्या, आपकी लैब डेस्क के 2 डेस्क दूर भी जो बैठा होगा उसको भी दिख जाएगा, लैब असिस्टेंट को भी दिख जाएगा इसका डार्क हो गया, क्योंकि मुझे दिख गया। आप 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल गए, आपका वॉल्यूम गलत रिपोर्ट होगा, सब गलत होगा। दिस इज टाइट्रेशन को करना लैब में, राइट? तो अब मैंने टाइट्रेशन को कर लिया। सपोज मैंने यहां से ये ड्रॉप वाइज इसके अंदर डाले और इसको शेक करती रही। जो ब्यूरेट में लिया जाता है उसको टाइट्रेंट कहते हैं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता होती है। जो कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है वो एनालाइट है, जिसका एनालिसिस करने आपको दिया गया है, या टाइट्रेंड बोलते हैं, जिसका वॉल्यूम तो पता है 25 ml दिया है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। अब सवाल ये आता है, एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही जब वो लाइट पिंक कलर आ गया, खत्म होते ही आपको पता चल गया आपका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, निकाल लोगे? बस जैसे ही मुझे पता चला कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, लैब डेस्क छोड़ी और वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी की प्लेन पेज पे जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हुई। आप 4 बार एक्सपेरिमेंट करते हो तो चारों बार का वॉल्यूम लेके मीन लिखते हो, व्हाटएवर, 2 बार करते हो जो भी, आपको यहां पर वॉल्यूम मिल गया, वो हो गया V1। इस मोलैरिटी का टाइट्रेंट इतना वॉल्यूम यूज हुआ एक अननोन सैंपल के 25 ml के लिए। इतना क्लियर हो रहा है सबको कि अब तक मैं नोट क्या कर रही हूं? ये मेरे को नोन है, सपोज 0.1 मोलर दे रखा है, वॉल्यूम यहां से शायद 18 ml आया, 25 ml आया, 20 ml आया, जो भी आया वो भी मेरे को नोन है। M1V1 मेरे को पता है, और M2V2 में मेरे को M2 निकालना है। ये M2V2 में मेरे को M2 निकालना है। सबसे पहले मुझे बताइए निकालेंगे कैसे, वो बात की बात है। इसका बेसिक समझ आया सबको कि करा क्या? अब बेसिक में सबसे पहले बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेरे 2 चैप्टर का हिस्सा है, व्हाट इज एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जब कंटेंट इन कोनिकल फ्लास्क रिएक्ट कंप्लीटली एंड विच इज डिटेक्टेड बाय एन इंडिकेटर। इंडिकेटर के लिए कई बार हमें इंडिकेटर वाली सॉल्यूशंस डालनी पड़ती हैं कि मिथाइल ऑरेंज डाल दिया और जैसे ही एंड पॉइंट आएगा ऑरेंज का रेड होगा, राइट? कोई भी और ऐसे ऐसे कई इंडिकेटर है, सारे नाम मैं भी नहीं लूंगी। एक फिनोफ्थलीन शायद आपने सुना हो, लैब में शायद आपको फिनोफ्थलीन वाला कराते हैं, तो यानी आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करी है। एसिडिक, दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेस, तभी दिखाएगा। बस सारी समस्या यही है बेटा, एंड पॉइंट जब होता है तुम एक बूंद डालते हो, उस बूंद में करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, तो एंड पॉइंट के आगे बढ़ चुके हो उस बूंद में, तुम उसमें दिखना चाहिए, वो हमें दिखता नहीं तो हम एक आधी ड्रॉप और डाल देते हैं। आप अगर ये सोचो आपको एग्जैक्ट एंड पॉइंट मिलता है, नॉट पॉसिबल। एक ड्रॉप पे पता है कितने मॉलिक्यूल्स KMNO4 के चले जाएंगे? मिलियंस। सो वो एग्जैक्ट नहीं, बट वो हमारे लिए इतना प्रिसीजन बहुत है, हमारा काम इसमें चल जाएगा। सो
एंड पॉइंट निकाल के अब कैलकुलेशन क्या होती है आपकी लैब में, जो आप रूल्ड पेपर के बजाय प्लेन पेपर पे करते हैं, वो हिस्सा हमारा है। ये तो लैब में आप तजुर्बे से सीख जाओगे, और आपके फाइनल प्रैक्टिकल में आपका वो पिंक कलर ही देखा जाएगा। कैलकुलेशन सबको पता है कैसे मैनेज होती है, राइट? वो सबको पता है, ये पिंक कलर ही देखा जाएगा। इसमें बड़े जोक्स बने हुए हैं कि हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, ले गए थोड़ा सा, पिंक कलर ही तो दिखाना है तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के दिखा दिया। एक वीडियो है इसके ऊपर, हाँ, पर ये बेवकूफी होगी, रूह अफ़ज़ा तो नीचे बैठ जाता है 2 मिनट उसने एग्जामिनर ने साथ रख लिया उस कॉनिकल फ्लास्क को, यू आर डेड कि तुमने रूह अफ़ज़ा डाला है, ठीक है। सो पिंक कलर इज फेमस इन टाइट्रेशन बिकॉज 25 साल से टाइट्रेशन का 11th-12th का सिलेबस वही है, प्रैक्टिकल वही है, केमिकल्स भी वही है। यस, मेरे को करे हुए बहुत साल हो गए 12th, लेकिन 25 साल से तो पढ़ा रही हूँ, इसलिए तब से तो अपना तो याद नहीं मेरे को क्या था अपना, तो मैं भूल, तब थोड़ी पता था केमिस्ट्री टीचर बनना है। हाँ जी, वो बायो में हमारे टाइम तो बहुत कुछ अलाउड था ना, अब तो बच्चे भी बदमाश आ गए हैं ना। बच्चे तो खैर पहले भी बदमाश ही थे, बट अब तो ये आपका पढ़ाई ज्यादा किताबी कर दी है। हमारे टाइम तो हमें बोटेनिकल गार्डन्स में जाना जरूरी होता था, जो जो भी हमें प्लांट्स, फाइलम, किंगडम उनकी देखनी होती थी, पहले उनको कलेक्ट करना पड़ता था। उसके बिना हमारे को कुछ नहीं। हर्बेरियम वगैरह आप भी बनाते होंगे, शायद बनाएंगे, तो हमारे तो बस जू ही नहीं भेजते थे कि शेर चीते काटो जाके हमसे ही मंगवाते थे चूहे। वी हैव डिसेक्टेड कॉकरोचेस इन 12th क्लास। कॉकरोच और स्नेल और आई थिंक माउस, ये तीनों हमें काटने पड़ते थे। तो चलिए, बड़ा दुख होता था, बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, पाप स्वा, एनीवेज पाप चढ़ता था। पोटेशियम, हाँ, तुम्हें कोई कह भी नहीं रहा करने को, जिगरा चाहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए, पोटेशियम पर मैंगनेट टाइट्रेशन आपके सिलेबस में रेडॉक्स में मेनली 2 टाइट्रेशन हैं तो 4, जिसमें से 2 कराएंगे अभी आपको, उन 2 का भी टाइम आएगा, आयोडोमेट्री, आईडीमेट्री, वो बाद में कराएंगे, वो 12th का हिस्सा है। इस साल ये 2 टिच करिए, खत्म करिए अच्छे से समझ के। पोटेशियम पर मैंगनेट टाइट्रेशन जो आपको अब मैं करा रही हूं, फिर से समझिए। पोटेशियम पर मैंगनेट का आपको पता है कलर पिंक होता है, जो मैंने आज लाल दवाई के नाम से आपको बताने की कोशिश करी। ये एक ऐसी टाइट्रेशन है जिसमें मेरे को इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद इंडिकेटर का भी काम कर लेता है, सेल्फ इंडिकेटर। तो इसमें क्या किया, ब्यूरेट में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लिया। अब तक आप सबको पता है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और KMnO4 ब्यूरेट में डाला, वॉल्यूम मेरे को पता है। नीचे किसी ने आपको दे दिया, जो आज आप करके आए हैं, शायद ऑक्जेलिक एसिड, चाहे हाइड्रोजन परऑक्साइड, चाहे फेरस सल्फेट। स्कूल में क्या दिया मुझे पता नहीं। तो ऑक्जेलिक एसिड, यूजुअली ज्यादातर ऑक्जेलिक एसिड देते हैं, बट फेरस सल्फेट भी दिया जा सकता है। ऑक्जेलिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में से जो आपके स्कूल में कराया वो चूज कर लेना। हालांकि आपको तो फिनोफ्थलीन डलवाया है ना, तो फिनोफ्थलीन डलवाया तो आपको ऊपर बेस दिया है, नीचे ऑक्जेलिक एसिड दिया, एसिड बेस टाइट्रेशन है, उसे भूल जाइए। यहां है अभी हम। अब मेरे को पता है ये पिंक कलर, नीचे मैंने एक ड्रॉप डाली, कोनिकल फ्लास्क को हिलाया, गायब, फिर एक ड्रॉप डाली, हिलाया, गायब। यानी सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे बैठे हुए ऑक्जेलिक एसिड या हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, एक ड्रॉप डालते ही ऊपर जो बहुत डार्क पिंक कलर, अच्छा पिंक कलर आपको दिख रहा है, नीचे थोड़ा लाइट लेकिन पिंक दिख जाएगा, वेरी डाइल्यूट। इट मींस आपने अब जो ऊपर से KMnO4 डाला वो एज इट इज नीचे पड़ा है, यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ? नीचे लिए हुए रिड्यूसिंग एजेंट का जितना भी मॉलिक्यूल कंटेंट था, खत्म। रिएक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल गए हो, कलर तो तभी आएगा। तो रिएक्शन पिछली ड्रॉप पे कंप्लीट हो चुका था, या अभी जो आपने ड्रॉप डाली उसकी पहली आधी ड्रॉप में ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया था, बची हुई आधी ड्रॉप पिंक कलर आ गया। और अगर आप उस पिंक कलर को नहीं देख पाए, यूजुअली इसका इतना ब्राइट कलर होता है, दिख जाता है, आपने एक ड्रॉप और डाल दी तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले गए, बट एटलीस्ट एंड पॉइंट आपने बता दिया जी, इससे पिछली ड्रॉप पे ही आ गया था। तो एंड पॉइंट नोट करने का मतलब क्या, उस वक्त आपने नोट कर लिया कितना वॉल्यूम KMnO4 का लगा इसको इस्तेमाल करने में पूरी तरह से। यहां तक क्लियर? अब सबको 2 बार हो गई बात। तो इसमें आप क्या देखोगे,
दिस टाइट्रेशन तब तक चलेगी, ये पहले भी लिखवा दिया मैंने बात, जब तक रिएजेंट प्रेजेंट इन फ्लास्क रिएक्ट कंप्लीटली, जब तक नीचे फ्लास्क का रिएजेंट पूरा रिएक्ट नहीं कर जाता आपका एंड पॉइंट आ ही नहीं सकता। तो अगेन अब की बार मैंने क्या किया, इस चैप्टर की टिपिकल कलर कॉम्बिनेशन के यूज किया कि KMnO4 टाइट्रेशन सेल्फ इंडिकेटर है और वो खुद के पिंक कलर से ही बता देगा कि आई एम इन एक्सेस नाउ, मेरी जरूरत खत्म हो गई। यहां से मैंने वॉल्यूम नोट किया और अब मैं कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ती हूं, थोड़ा फोकस और रखिएगा यहीं पर। कैलकुलेशन क्या कहती है, ये M1V1, मैं अभी इसके एकदम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको एक्चुअल समझ आएगा। नहीं नहीं, हम मान के चल रहे हैं हमने लैब में प्रिसाइज किया है, ठीक है, हमेशा ऑन पेपर यही माना जाएगा। M1V1 का मतलब क्या है, सपोज ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का KMnO4 का, राइट। कितनी मोलैरिटी दे रखी है नॉन स्टैंडर्ड, कितना वॉल्यूम आपके पास है। M1V1 का क्या मतलब होता है, फॉर्मूला से मैं निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स। M1V1 से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ मोल्स। मुझे पता चल गया KMnO4 के कितने मोल्स नीचे गए होंगे, पता लग गया, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम भी है और मेरे पास मोलैरिटी भी है। उतने ही तो रिड्यूसिंग एजेंट के होंगे, रिएक्शन तो दोनों ने एक दूसरे ने एक के साथ इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, उतने ही मोल्स। मैं थोड़ा चेंज करूंगी थोड़ी देर बाद इस बात को, शुरुआत हमेशा आसान से करते हैं। जितने मोल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होंगे उतने ही इसके यूज हुए होंगे, दे शुड बी इक्वल। क्योंकि वॉल्यूम यहां सारा मिलीलीटर में चल रहा है तो मिलीमोल्स बोल सकती हूं, वॉल्यूम मैंने लीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो मिलीमोल्स, दोनों के मिलीमोल्स इक्वल होंगे। अब आपको इसकी मोलैरिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम पता है, सिंपल सी कैलकुलेशन दबा के आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बिना टाइट्रेशन पढ़ाई करा रखी है ये वाली, बस तब टाइट्रेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। M1V1 इक्वल्स टू M2V2 के सारे क्वेश्चन इज ऑफ टाइट्रेशन, सिर्फ उसमें मैंने क्या बदलाव किया वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट पहले ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब जो मैं बता रही हूं वो नोट करना है आपको धीरे धीरे। KMnO4 के ऊपर जो मैंने पिछली टाइट्रेशन सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको दिखाई उन लोगों के लिए जो अभी तक लैब में नहीं गए, अब उसके लिए ये चीज जो आपको ना प्रैक्टिकल में कराई गई है लेकिन वाइवा में पूछ सकते हैं और अब आपके पास उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि जब KMnO4 आपने वो ब्यूरेट में भरा था, नीचे आपने जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया था, यू मैनेज्ड इट इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 थोड़े से एसिड के साथ मिक्स करके ही आपको दिया गया, एसिडिक मीडियम कंपलसरी होता है या कह लीजिए नीचे एसिड रखा गया, दोनों जब मिलेंगे एसिड भी साथ में दिया जाता है, एसिडिक मीडियम। क्लास 12th का चैप्टर अभी से बता देती हूँ, D&F ब्लॉक। इस चैप्टर में आपको याद करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, कि KMnO4 क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि KMnO4 D&F ब्लॉक मैंगनीज वहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसमें सारा कुछ तो मैंगनीज ने किया, वहां आपको पढ़ाया जाएगा, रटाया जाएगा। अच्छा स्पेक्टेटर एंड नहीं लिखती मैं कि बेटा MnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन की वजह से। याद करेंगे आप 8 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन, आज बैलेंसिंग में आप करके आए हो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, तब मेरे को आपको बताना पड़ता था MnO4 नेगेटिव से Mn2+ बन रहा है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है, यू यू करके निकालो और लिखो 5 इलेक्ट्रॉन। टाइट्रेशन में इन्वॉल्व सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हाफ रिएक्शन आपको उंगलियों पे होना चाहिए, टिप्स पे, इसके लिए आपको कोई बैलेंसिंग का कुछ सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब आप देखोगे ऑब्जेक्टिव में आप ना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करोगे, ना आप दूसरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करोगे, आप ये यूज करोगे, इसमें कोई स्टेप्स का चक्कर नहीं है। अगर आपको KMnO4 वाली याद है तो KMnO4 की सारी बैलेंसिंग आप ऑब्जेक्टिव में इससे कर सकते हो, 12th में तो बोर्ड के लिए भी यही रटाएंगे। इसके साथ 15 ऑक्सीडेशन हाफ मैच किए हैं 12th क्लास के D&F ब्लॉक चैप्टर में, NCERT का हिस्सा, तो 15 इक्वेशन बैलेंस करा दी आपसे, मेरे DPP में मात्र आपको 10 दी गई होंगी, उसमें सारी KMnO4 नहीं है ऑफ कोर्स। तो KMnO4 का आज के बाद MnO4 नेगेटिव 8 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा सबको, ये उसका रिडक्शन हाफ है भाई। रिड्यूस होने के लिए एक KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन मांगता है इन प्रेजेंस ऑफ 8 प्रोटॉन, ब्यूरेट के अंदर ये रिएक्शन भरा हुआ था। और नीचे कोनिकल फ्लास्क में क्या भरा मैंने FeSO4 ले लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। FeSO4 में क्या होगा, Fe किसमें है +2,
सल्फेट सल्फेट दोनों साइड स्पेक्टेटर है, हटा दिया मैंने। +2 से +3, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था? एक। Fe2+ से Fe3+। अब थोड़ी देर सबका फोकस यहीं पर। आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और KMnO4 के एक मॉलिक्यूल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बैलेंस। दिस इज माय बैलेंसिंग। बैलेंस करो, एक साथ KMnO4 ने एक ड्रॉप गई होगी, उसमें एक मॉलिक्यूल KMnO4 का 5 आयरन को इकट्ठे उसने क्या किया होगा? ऑक्सीडाइज। क्यों? 5 इलेक्ट्रॉन। उसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक आयरन एक ही दे रहा था, इंटू 5। ये मेरे को किसी भी टाइट्रेशन, पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन से पहले मेरे को ये होमवर्क पहले ही पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से मैंने 5 कर दिया, और दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखा। देखिएगा सभी लोग, ओवरऑल यानी मेरे टाइट्रेशन में ओवरऑल ये चेंज हो रहा है। एक KMnO4 5 आयरन 2+ को 5 आयरन 3+ में कन्वर्ट करके खुद Mn2+ में जा रहा है। ये मेरे को पहले से ही पता होना चाहिए कि KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के साथ मिलके Mn2+ बनाता है। दैट्स इट। कोई वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुछ नहीं देखना अब आपको। तो एक तरह से ये बैलेंसिंग की तरफ ही ले गई मैं आपको। वो जो 5-5 6-6 स्टेप के बाद आप यही तो बैलेंस करके देते थे। देखिए इलेक्ट्रॉन उड़ गया इसमें। मैं इसके बाद तो यही मेथड पकड़ लेती हूँ कि बैलेंसिंग इससे कर लो। ऑब्जेक्टिव जेईई और नीट में कौन देख रहा है मेथड है कि नहीं, आपको ये याद है, फिर तो आप कुछ ही कर सकते हो। अब बेसिक क्वेश्चन पे आए दोबारा। जब तक आप बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखोगे, टाइट्रेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मोल कॉन्सेप्ट में आपने एक मेथड सुनी थी, मैं आज आपको दोनों कंपैरिजन दूंगी। यही क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट मेथड से और यही क्वेश्चन रेडॉक्स मेथड से। फिर आपकी चॉइस होगी अनवस्थी के क्वेश्चन आप कौन से मेथड से करो। मैं आपको दे चुकी ये क्वेश्चन पहले एक दो, तो कुछ वर्ड्स छुपा के, टाइट्रेशन वाले वर्ड डिलीट करके। तो उसमें रेडॉक्स मेथड को प्रेफर करोगे आप, क्योंकि वहां हम करते थे यूनिटरी मेथड। आपका बैंड बजा यूनिटरी मेथड में। 5 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए इतना, और 0.25 मोल के लिए इतना। ये किया है खूब। उसी का ऑल्टरनेटिव अब मिलेगा। नो नीड ऑफ यूनिटरी मेथड, जस्ट अ स्टेप। तो अब उसके लिए अगर मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन था कि आप फेरस सल्फेट जो कोनिकल फ्लास्क में नीचे लिया है उसकी मोलैरिटी निकालिए। अगर KMnO4 इतना यूज हुआ, इतने मोलैरिटी वाला, M1V1 = M2V2, यही करूंगी। अब उसके लिए क्या तरीका आता है मेरे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन, जो मैंने बना ली। उसके बाद KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe इज रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों के लिए ये स्टेटमेंट लिख दी। M1V1 = M2V2, and whatever their stoichiometric coefficient is there in balancing, write that. जो भी इनका stoichiometric coefficient है, यहां 1 है तो मैं 1 लिख दूंगी, यहां 5 है तो मैं 5 लिख दूंगी। ऑल यूनिटरी मेथड टेकन केयर ऑफ। सब कुछ इसके अंदर अपने आप मैनेज हो जाएगा। कैसे? मैं एक क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ। पुराना मेथड मोल कॉन्सेप्ट का और आज का मेथड रेडॉक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड हैव दिस फॉर्मूला, दिस होल पेज, दोनों साल चलना है इन योर कॉपीज, एवरीवन। ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है नेक्स्ट स्लाइड, बट पहले इसे नोट करिए सभी लोग। जब भी आपको KMnO4 टाइट्रेशन मिलेगी, पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन मिलेगी, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यस श्योर। एक ही बात है। अब तो वो ये आपको 2+2 4 करना है, आप कैसे भी घुमा के कर लो, आप बिल्कुल वही सेम बात होगी। अब मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका दूंगी और सजेस्ट करूंगी जेईई और नीट में यही तरीका इस्तेमाल करिए। मोल कॉन्सेप्ट के तरीके को पीछे कर दीजिएगा इफ नीडेड। तो मैं एक क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ, दोनों मेथड से कराती हूँ आपको। सपोज ये मैंने KMnO4 के लिए लिखा और ये मैंने Fe के लिए लिखा, दोनों एजेंट्स के लिए। अब आपको बस इकलौता फॉर्मूला ये करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर इसके अलावा। नोट हो गया तो आगे चले। ऑल ऑफ यू अन्य हो गया नोट? सो नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको PYQ उठा लो, कोई बुक उठा लो, इस तरह के क्वेश्चन टाइट्रेशन की शुरुआत में मिलते हैं। मैं आपको ये किस तरीके से दे चुकी हूं, थोड़ा डिफरेंट, बस इसमें वो शब्द नहीं डाले
कैलकुलेशन सेम करवा चुकी हूं ताकि आपको ये ना लगे कि कोई और ही टॉपिक का है। तो लिसन, calculate volume of m/8 KMnO4 needed to react completely with 25 centimeter cube of m/4 FeSO4 solution in acidic medium। जब तक मेरे को एसिडिक मीडियम नहीं दिया ना, मैं ये यूज करने में डरती हूँ KMnO4 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में पिछली बैलेंसिंग उठा ली, चलेगा? अभी यही बैलेंसिंग करा के आई, यही वाली उठा ली कि यस आयरन को 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा था। अब प्रोटॉन शोटॉन भी नहीं चाहिए मेरे को, 8 प्रोटॉन मैंने इसलिए याद कराया कि 12th में जाके तो याद करने ही पड़ेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे। अभी मेरे को 8 प्रोटॉन की भी जरूरत नहीं थी। और इजी कर लो, ये देखो अब हमें पता है मैंगनीज को यहां +7 से +2 में आना पड़ा। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। किसी को 8 प्रोटॉन का भी लोड नहीं लेना। तो आयरन को +2 से किस में आना पड़ा? +3, 1 इलेक्ट्रॉन। जो पहले 2 स्टेप करते हो आप लोग, यहां 5 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल है? नहीं। Fe को 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, पहले 3 स्टेप। टाइट्रेशन में उतना ही चाहिए, HO अदर एटम्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तो शायद अब आपको सबको याद हो गई। नाउ ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के उससे जाती तो बात अलग थी। पहले मेरे को इस फॉर्मूले की आदत डालनी है, फिर मैं मोल कॉन्सेप्ट वाला अल्टरनेटिव मेथड भी दिखा दूंगी आपको। यहां इस बैलेंस्ड इक्वेशन से इसकी m1v1 बाय n1, इसका m1 m2v2 बाय n2। यहां n फैक्टर क्या है इसकी बैलेंसिंग में? 1। यहां n फैक्टर क्या है इसकी बैलेंसिंग में? 5। और अब आप देखिए MnO4 सॉल्यूशन की कितनी मोलैरिटी दी है? m/8 मतलब 1/8, मैंने वैसे ही m/8 लिख दिया। वी नो इट, इसका मतलब 1/8 मोलैरिटी है। V1 कितना यूज हुआ? वही पूछा है शायद, वॉल्यूम ऑफ। क्वेश्चन देखूं तो पूछा ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकालो, कितना इस्तेमाल हुआ। तो कितना इस्तेमाल हुआ वो तो मेरे को निकालना है। FeSO4 नीचे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? m/4, और उसका वॉल्यूम भी दे रखा है 25, और ये रहा 5। आई एम हैविंग द आंसर। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आप क्या करते थे, आप सोचिए जरा। आपको मोलैरिटी दी होती थी और वॉल्यूम निकालना होता था। तब आपको ये डिटेल इस तरह से नहीं देते थे हम कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये हो गया। सिंपली a solution having this molarity with this volume converted into this volume, what is its molarity, और vice versa। इस तरह से कैलकुलेशन की तो आदत डाल दी। टाइट्रेशन क्या हम वेट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना हेल्दी हैवी चैप्टर है कि उस वक्त मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं घुसा सकती। अब बताइए अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, ये फॉर्मूला रटा रटाए लग सकता है? कैन आई मूव द स्लाइड? इसका वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में ही चला रहा और मिलीलीटर में इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देती हूं जो आप लोग करेंगे ताकि आपको इस मेथड की आदत हो गया नोट? नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। अब आपने ये वाला तो कर लिया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट मेथड से करती तो कैसे करती और वो कितना लंबा होता, उसे समझिए, इसे नोट मत करना कि यही क्वेश्चन एन अवस्थी के मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मिलेगा, और तब मेरी मजबूरी होती है ये कराने की। इसीलिए मैं रुकवाती हूँ कि रुक जाओ अभी। ऐसा नहीं है कि तब आप कर नहीं सकते थे। आई वॉज इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, आई एम ऑलवेज, कि इतने लंबे मेथड में बच्चे को ना जाना पड़े। सुनिए, अगर ये टाइट्रेशन मैंने ना पढ़ा होता तो क्या करती? तो मैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन पहले तो सॉल्यूशन से इधर उधर से ढूंढ के आपको देती कि भाई आपको रिएक्शन बनाना तो आता नहीं है, तो चलो रिएक्शन मैं अपनी डीपीपी में रिएक्शन के सहारे से दे देती, या कहती सॉल्यूशन में से रिएक्शन देख लो। आधे तो आप उसी में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपने आप रिएक्शन कैसे देखें। अब तो नहीं देखना पड़ेगा। KMnO4 का फ्यूचर आपको पता है एसिडिक मीडियम में। KMnO4 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स गिव Mn2+। धीरे धीरे आपको रिएक्शन ऐसे ही याद कराए जाएंगे। तो अब वो बैलेंस इक्वेशन अगर मैं आपको दे भी देती तो आप क्या कहते? 5 मोल Fe को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए 1 KMnO4 चाहिए होता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट जो हम करते थे वो यही होता था। तो मैंने क्या लिखा? 5 मोल Fe मतलब 1 मोल KMnO4 कंप्लीट रिएक्शन के लिए।
फिर मैं कहती क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपने बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन। मोलैरिटी FeSO4 की गिवन है, वॉल्यूम FeSO4 का गिवन है, मैं पहले मिलीमोल्स निकलवाती कि आयरन के मिलीमोल्स कितने हैं 6.2। फिर मैं कहती इसका मतलब KMnO4 के भी मिलीमोल्स उसी हिसाब से निकालने पड़ेंगे। तो KMnO4 के मिलीमोल्स जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए होंगे वो कितने होंगे, रिएक्ट किए होंगे। अब देखिए 6.2 मिलीमोल्स किसके, आयरन के। इतने से हिस्से को मैं आगे लेके चलती हूं, तब जब हम करते थे। नाउ आई नो आयरन का 5 मोल के साथ KMnO4 का 1 मोल रिएक्ट करता है। आयरन के 6.2 के साथ कितने रिएक्ट करते, 6.2 डिवाइडेड बाय 5, यही यूनिटरी मेथड में कर रहे थे भाई। 5 के साथ 1, 1 के साथ 1/5 और 6.2 के साथ कितने 6.2 इंटू 1/5 कि इतने मिलीमोल्स रिएक्ट करेंगे KMnO4 के। ठीक है जी, 1/5 कर दिया मैंने। और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा M2V2 के। फिर मैं KMnO4 के M2V2 को इसके साथ करती और यहां से आपको वॉल्यूम देती 10 ml। सेम क्वेश्चन ये अगर मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में कराती ये आता, इसमें हम थोड़ा परेशान होते कि बहुत लंबा है। और अगर ये रेडॉक्स कर लूं तो मैं इसी स्टेप के अंदर सब एडजस्ट करवा गई। सो ऑलवेज डू वाया रेडॉक्स मेथड, डू नॉट अटेम्प्ट इट वाया मोल कॉन्सेप्ट मेथड, टाइम बचाने के लिए। अल्टीमेट पर्पस तो वही है। अब और थोड़ा ट्रस्ट बनेगा इस मेथड पे कि ये क्वेश्चन हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में कर सकते थे, हमने क्यों यहां के लिए रोका। एवरीबॉडी क्लियर? लास्ट K2Cr2O7 की टाइट्रेशन लिखिए। K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम भी आपको याद करना है। यही दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको क्लास 12th के डी एंड एफ ब्लॉक में याद कराए जाएंगे। क्रोमियम अगेन कम्स इन डी ब्लॉक, राइट। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम लिख लीजिए, एसिडिक मीडियम। ये डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, अब आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है। यानी अब के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे को कौन सा दिया ऊपर ब्यूरेट के अंदर, K2Cr2O7 नॉन कॉन्सेंट्रेशन का। सबसे पहले एवरीवन लुक हियर, याद करवा रही हूं ताकि आपको खुद ना रटना पड़े। K2Cr2O7 में K2 हटा दिया, स्पेक्टेटर आयन है। Cr2O7 2 नेगेटिव, एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन। आज भी मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट कराते वक्त कोशिश की है ये एग्जांपल पहले ले लूं ताकि आप अटको ना। हाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 क्रोमियम +6 से +3 में आए। तो Cr2O7 की ये इक्वेशन भी अकॉर्डिंग टू योर क्लास 12th NCERT सिलेबस आपको क्रैम करनी पड़ेगी, तब तो आप ये भी नहीं छोड़ पाओगे 14 प्रोटॉन और 7 वाटर। अभी तो छोड़ के चल सकते हैं, 12th में यू कैन नॉट इग्नोर दीज 14 प्रोटॉन क्योंकि मेरे बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। अब आप मुझे बताइए Cr2O7 को उसका फ्यूचर क्या हो रहा है, Cr3+, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज डिमांडिंग, 6। इसके सामने फिर मैं कोनिकल फ्लास्क में वही ले आई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे अब की बार, 6 से। ओवरऑल क्या आएगा, और फॉर्मूला नोट करिए, अगली स्लाइड पे क्वेश्चन मिलेगा, नोट करिए इसको। पोटेशियम, सॉरी, हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन के नाम से फेमस है। टाइट्रेशन ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप लोगों का एक गो में पूरा फोकस चाहिए होता है। तो अभी हिलना मत जब तक मैं कंप्लीट नहीं करा रही, हिले तो डांट खाओगे मेरे से। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। जी, इसे पहले नोट करिए अच्छे से, टेस्ट तो अगली क्लास में है ही, अगली क्लास में है ही टेस्ट। जी, नोट हो गया। तो KMnO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल था, 5। असली तो मेरे को वही याद रखना ना, इस साल प्रोटॉन और वाटर तो मैं अगले साल के लिए सोच सकती, चलो तब देख लेंगे। और K2Cr2O7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, 6। असली मुद्दा सिर्फ इतना सा है और कुछ नहीं। और अपनी अब बैलेंसिंग खोल के देखिएगा कितनी बैलेंसिंग में KMnO4 और K2Cr2O7 आया, 80% में।
और अगर ये पहले करा दिया होता मेरे 2.5 लेक्चर बच जाते। बैलेंसिंग ये स्कूल वालों के जैसे कराना पड़ता है तुम्हारे फाइनल एग्जाम और उसमें आते हैं, वरना बैलेंसिंग डोंट एक्सपेक्ट कि अब तो कभी दोबारा हम लेंगे। हो गई, ठीक है। चलिए, अब बाद में तो आप बैलेंसिंग ऐसे करके दे दोगे पूरी, एच और ओ के लिए तो है ही क्या, कुछ नहीं, अंदर ही अंदर आप बैलेंसिंग ऐसे कर लोगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी जी। ये वाली बात लिख ली गई है, डिवाइडेड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 6 एवरीवन। तो एक क्वेश्चन अब आप अगर पूरा कर सको, आई एम वेटिंग, कोशिश तो करो। मैं कराऊंगी, मैं इससे बच नहीं रही। क्वेश्चन पूरा नोट करिए, दीज आर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन? आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो टाइट्रेशन का, कंफ्यूज हो गए, ये वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिनमें देख के आप अपनी गलती ढूंढ सकते हो। पहले इत्मीनान से क्वेश्चन नोट करिए, समझिए, फिर मैं घुसती हूं बीच में। मैं अभी मान लेती हूँ मेरे को हाउ मेनी मोल्स पूछा है, मिली मोल्स को मोल्स में तो मैं कन्वर्ट कर दूंगी, हालांकि इसमें ग्राम्स पूछा होगा क्योंकि एक चीज ग्राम्स में दी है, बट अभी ये सोच के करो मोल्स पूछा है तो मिली मोल्स निकाल के मोल्स निकाल लोगे, इनटू मोलर मास करके ग्राम्स भी निकाल लोगे। बट सेम क्वेश्चन अब मोल कॉन्सेप्ट मेथड से कोई नहीं करेगा, सारे रेडॉक्स मेथड से करेंगे। किसका? SO4 का तुम्हें चाहिए? FeSO4 का मोलर मास मैंने दे रखा है। हाँ हाँ, ये दे रखा है इसलिए मैंने FeSO4 का मोलर मास इधर दे दिया है 152 और 15.2। बड़ा क्लियर कैलकुलेशन दी है कि आपका टाइम ना खराब हो। क्वेश्चन है कितने K2Cr2O7, कितने, अब क्या पता नहीं, ग्राम्स, क्योंकि क्वेश्चन में आगे ग्राम्स चल रहा है, ऑब्जेक्टिव होगा आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी ग्राम्स होगा, मोल्स कुछ भी। K2Cr2O7 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज Fe टू Fe3+, Fe इन FeSO4 जो कि 15.2 ग्राम दे रखा है, यानी 15.2 ग्राम FeSO4 में Fe2+ को Fe3+ कन्वर्ट करने के लिए कितना KMnO4 चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को कितना K2Cr2O7 चाहिए होगा। सबसे पहले तो मेरे को पता चल गया जी, K2Cr2O7 को Fe के साथ बैलेंस करना है, और वो मुझे पता है क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल, आयरन में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल, 6 इधर कर दो। ये तो मैंने बना के तैयार कर दिया। जब ये तैयार कर दिया तो मेरे पास वो वाली इक्वेशन है ऑलरेडी, मैंने चाहे यहां पर किसी तरह से भी लिखा हो, आप सबको मैं पिछली स्लाइड पे ये वाली इक्वेशन लिखवा के आई हूं, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बस एक छोटी सी चीज, डायरेक्ट इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम क्या है, कोई वॉल्यूम शॉल्यूम दे ही नहीं रखा, तो मैं फिर मेरी क्रिएटिविटी आ गई यहाँ पर, भाई या तो वॉल्यूम ही दे रखा, अब मैं क्या करूं। तो बहुत सिंपल सा है, अब आप मेरे साथ समझिए, अभी तक तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रही थी। क्वेश्चन में 15.2 ग्राम फेरस सल्फेट दे रखा है, और मुझे पता है फेरस सल्फेट का मोलर मास कितना होता है, तो कैन आई से कि फेरस सल्फेट के कितने मोल्स हैं, 1/10। और बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से यहां मेरे को क्लियरली दिख रहा है 6 मोल फेरस सल्फेट के साथ 1 मोल K2Cr2O7 लगता है, तो 6 मोल के साथ 1 लगता है, तो 1 मोल के साथ 1/6, और कितने मोल फेरस सल्फेट है, 1/10 मोल, तो मैंने निकाल लिए इतने मोल्स। अब क्वेश्चन में ग्राम्स पूछा हो तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन की समझ मेरे को रेडॉक्स टाइट्रेशन में आई, लेकिन था मोल कॉन्सेप्ट का, टिपिकली सेम क्वेश्चन। अब ये तो मेरे को मोल कॉन्सेप्ट मेथड से ही करना पड़ा, मैं कितना ही कर लूं, मैं रेडॉक्स मेथड से कर नहीं सकती, मेरे को ना मोलैरिटी दी है ना वॉल्यूम। सो द पॉइंट इज दोनों मेथड्स का आना कितना जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर टाइट्रेशन वर्ड डाल भी दें तो भी शायद मेरा टाइट्रेशन का शॉर्टकट ना लग रहा हो, मेरे को मोल कॉन्सेप्ट पे आना पड़ा हो। सो आई कैन नॉट स्किप ईदर। इसे इत्मीनान से नोट करिए, मैं आगे दिखाऊं आपको। ये दो ही टाइट्रेशन है आपके अभी सिलेबस में, आयोडोमेट्री और आइडीमेट्री बाद में की जाती है 12th में, वो भी आएंगी इसके एक्सटेंशन में, वो ज्यादा आसान है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है मुझे,
ये नोट हो जाए तो बताइएगा। कुछ लोगों के पेन चल रहे हैं, उनके लिए वेट कर रही हूं मैं ये कह रही थी इसमें वॉल्यूम दे नहीं रखा, वॉल्यूम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैं m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 तो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी यहाँ पे। आई हैड टू यूज मोल कॉन्सेप्ट मेथड बिकॉज क्वेश्चन लेफ्ट मी विद नो ऑप्शन। ये जेई मेंस में अक्सर देखे गए क्वेश्चन है तो मोल्स ही बात तो वही है, कैलकुलेशन तो सेम, बट यहाँ पर मेरे को कई बार होता है ना, मैं इस मेंटल प्रेपरेशन से जाऊं, मेरे को मोल कॉन्सेप्ट मेथड तो करना ही नहीं आया, तो मैं m1v1 बाय एन फैक्टर से ही करूं, तब एक बारी को आपका 1 मिनट तो खराब होगा। सारा गेम नीट में तो खासकर सारा गेम टाइम का है। एवरीवन मेरे को बैलेंसिंग कराइए इसकी। अगर ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 से कराया तो ओवरऑल रिएक्शन बताइए क्या लिखूंगी, जस्ट उसकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपको ऑक्जेलिक एसिड पे मिल गया तो क्या करोगे। स्पेक्टेटर आयन हटा दिए मैंने, यहां से K हटा दिया, यहां से H हटा दिया। जब तक आपको ये याद है चीजें आपके हाथ में। ऑक्जेलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड बनना 12th में रटा देंगे, आएगा, लेकिन अभी मैं दे रही हूं, अभी अभी दिया था, और वो 11 ऑप्शन चूज ही ऐसे किए थे मेरे को टाइट्रेशन में हेल्प आ जाए। मेरा तरीका यही था कि जितने भी मेरे को टाइट्रेशन में यूज करने हैं, क्योंकि टाइट्रेशन होती ही गिनी चुनी चीजों की। आप देखो ना, आपको 25 साल से आपके स्कूल सिलेबस में तो ऑक्जेलिक एसिड ही घुसा पड़ा है, टाइट्रेशन में है ही गिने चुने। तो हमारी कोशिश ये होती है हम उसको इस तरह से याद करा दें कि आपको सोचना ना पड़े, खुद निकालना ना पड़े, क्योंकि मजा तब है जब देखा हुआ क्वेश्चन आए। एग्जाम में 100% नंबर तभी आते हैं जब क्वेश्चन देखे हुए हों। तो ये सारे आपके देखे हुए होंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल था, 2 कार्बन +3 से +4 जा रहे थे। आज मैंने इसीलिए इक्विवेलेंट वेट में एन फैक्टर में इसी को पकड़ा, बिकॉज आई नो आगे क्या है चैप्टर में। बताइए ओवरऑल मेरे को क्या लिखूं, बैलेंस्ड इक्वेशन द्रोण हेल्प करना, के MnO4 नेगेटिव क्या क्या लिखूं बैलेंस्ड में ओवरऑल में। शिखर MnO4 के आगे क्या लिखूं बैलेंस्ड में ओवरऑल में। शिखर मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं। अब लिखो ओवरऑल अपने पास। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में डाल रही हूं वो ऑक्जेलिक एसिड का है। आप लोगों को मेरे ऊपर अब यही डिपेंडेंसी रह गई थी, बाकी m1v1 बाय एन फैक्टर, m2v2 बाय एन फैक्टर तो आप तड़ाक से कर लोगे। कुछ नहीं, वाटर हाइड्रोजन जरूरत ही नहीं है, मैंने तो लिख दिया। 12th में रटाएंगे, 12th में आपको चाहिए होगा ये। कुछ नहीं, अभी के लिए जरूरत नहीं है। टाइट्रेशन के क्वेश्चन के लिए डोंट लुक एट प्रोटोन, डोंट लुक एट वाटर, इग्नोर इट। आ गया सबके पास ओवरऑल बच्चों। यहां पर आया होगा 2 MnO4 नेगेटिव +5 ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट आयन कुछ ही, बाकी मैं लिख नहीं रही। उधर क्या आ जाएगा 2 Mn2 प्लस 10 CO2, ये आया होगा ओवरऑल। यानी अब एन फैक्टर देखो, 2 मोल MnO4 के लिए 5 ऑक्जेलिक एसिड लगते हैं, तो एन फैक्टर बाय 2 और बाय 5 आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये जेई एडवांस और मेंस का न्यूमेरिकल है। मेरे को नहीं लगता कि नीट भी ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करेगा, बिल्कुल मिल सकता है नीट वालों को, ऑल दो ये जेई एडवांस मेंस से उठाया है, बट अगर नीट वाले इसको कर सकेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है बस और कुछ नहीं। तो ये ऐसा मतलब नीट के लिए आप समझ लो 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए, यही समझ सकते हैं आप। टाइम टाइम के हिसाब से कॉन्सेप्ट तो वही है कि नीट में क्योंकि 40 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होते, तो कैलकुलेशन अगर जेई में 6 स्टेप्स की है तो नीट में कम से कम 3 स्टेप्स की मिलती है। आएगा पीडीएफ में। इस क्वेश्चन को किए बिना मेरा रेडॉक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना मत। इट डजंट मीन कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन द एक्सटेंट, द लेवल, बिफोर अटेम्प्टिंग जेई और नीट ऑब्जेक्टिव टेस्ट यू शुड हैव द आइडिया एक्चुअल ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्चुअल एडवांस और मेंस में क्या क्वेश्चन आया ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। इसमें कैलकुलेशन का लेवल ज्यादा है, मतलब मोल्स पे खत्म नहीं किया, ग्राम्स और वो सब पूछ लिया, तो हम थक जाते हैं ना, इसीलिए
यही चेक होता है स्टेमिना।